उसी दिन जब आसमान पर रात ने अपने पंख फैलाए, स्याह सफ़ेद रो हाउस में डिनर टेबल पर मामूल से ज़्यादा खामोशी छाई थी। फरवा और तस्मीना चकोर मेज़ के दो इतराफ़े अपनी अपनी कुर्सियाँ संभाले खामोश बैठी खाना में मगन थी। जबकि दोपहर में अर्जेंट किसी काम के घर से गया आबिस अभी अभी दोबारा घर लौटा था और कुछ लम्हे गुजरे थे जब वो तस्मीना से मिलकर अपने कमरे की जानिब गया था। मगर डाइनिंग टेबल पर बैठे दोनों नफूस जानते थे कि अगले 1 मिनट के अंदर अंदर वो वापस बाहर आने वाला है। मम्मी, राविया कहाँ है? और फिर वही हुआ था। वो वाकई चंद सेकंड के अंदर बाहर था। शायद वो पूरा रूम चेक करके आया था। फरवा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट रेंग गई, शरारती मुस्कुराहट। भाई, आप ही तो आज शाम में ही मामू जान के घर चली गई थी, क्या आपको नहीं बताया उन्होंने? कदरे मासूमियत से आंखें पटपटाकर उसने कहा तो आबिस कुछ उलझा। वजह यूँ अचानक उसका राना फवाद के घर जाना ना था। बस वो ये सोच रहा था कि वो पेंटिंग्स वाली बात को लेकर उससे खफा तो नहीं। हालांकि उन सब बातों में खफा होने वाली कोई बात ना थी, मगर वो फिर भी फिक्रमंद था। आबिस, भाईजान के घर गई है वो। काफ़ी दिनों से भाईजान और समीन बुला रहे थे उसे। 2 दिन बाद एहतिशाम की मंगनी की रस्म है और फ़िज़ा की शॉपिंग वगैरह अभी भी रहती है। तस्मीना ने फरवा को एक घूरी से नवाजते हुए आबिस को मुखातिब किया। वैसे भाई, आज की रात आप ही वहीं ठहरेंगी? फरवा ने उसकी परेशान सूरत देखकर उसे मज़ीद तंग करना अपना फ़र्ज समझा। आबिस ने हैरत से उसे देखा। कॉल आई थी उसकी कुछ देर पहले, वो आज रात वहीं ठहरेगी। बगौर उसे देखते हुए तस्मीना ने कहा, आवाज़ मध्यम थी। बेहतर। यह लफ्ज़ी जवाब देता वो पलट गया। आपके उसे असल मानों में राविया की नाराज़गी की फ़िक्र लाहक हुई थी। वजह उसका आबिस के बजाय तस्मीना को कॉल करके इन्फॉर्म करना था। आबिस, खाना तो खा लो। तस्मीना ने उसे पीछे से पुकारा था। भूख नहीं है मम्मी। बिना रुख मोड़े जवाब देता वो आगे बढ़ गया। भूख नहीं है भाई, राविया आप ही के ना होने की वजह से नहीं खाना। फरवा ने बाबा से बुलंद उसे पुकारा था। इतना दिमाग अगर तुमने पढ़ाई में चलाया होता तो क्या ही बात थी फरवा। दूसरी तरफ से उसी के अंदाज में जवाब देता हिसाब बराबर करके स्टडी रूम के दरवाजे के पीछे गुम हो गया। फरवा ने मुंह बसूर कर चेहरा प्लेट की तरफ झुका लिया, जबकि अब की बार तस्मीना के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो स्टडी रूम में कुर्सी को दीवार गिर खिड़की की जानिब किए बैठा था। वो अपने कमरे में नहीं गया था। जानता था कि कमरे में दाखिल होते ही खामोशी उसका इस्तकबाल करेगी, और फिलहाल वो उस खामोशी को महसूस करने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था। शायद आदत हो गई थी उसे एक शख्स की मौजूदगी को महसूस करने की। कुर्सी पैर पर पैर चढ़ाए बैठा वो मुसलसल दीवार गिर खिड़की के पार उतरती रात में किसी गैर मर्जी नुक्ते को तक रहा था। दफातन कुछ सोचकर हाथ में पकड़े फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया। मिसिंग यू। जवाब अगले ही पल मौसूल हुआ था। बट नॉट मी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। दूसरी जानिब राना फवाद के घर के गेस्ट रूम में बेड पर नींद दराज राविया उठ बैठी थी। बगैर बताए क्यों चली गई? उसने अगला मैसेज टाइप किया। खफा नहीं हूँ आपसे, बस टेक्स्ट करना भूल गई थी और बाद में आपका फ़ोन ऑफ जा रहा था, इसलिए खाला जान को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको बता दें। आलती बालती मारकर नज़दीक पड़े क्वेश्चन को गोद में रखते हुए गोया लिखा। इसके अनकहे सवाल का जवाब दिया था। आप इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई, चेहरे पर इत्मीनान से फैलता दिखाई दिया था। कम अज़ कम उसके खदशात दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। फरवा कह रही थी आपने डिनर नहीं किया। अगला मैसेज राविया ही की तरफ से आया था। तुमने भी तो नहीं किया, फ़ौरन ही लिखकर भेजा। आपको कैसे पता? हैरान चेहरे वाली इमोजी के साथ पूछा गया। तुम्हारा अब तक जागना इस बात का सबूत है कि तुमने डिनर नहीं किया, क्योंकि खाली पेट तुम्हें नींद नहीं आती। ओह आबिस, उसका पैगाम मौसूल हुआ। बेसाख्ता ही आबिस हल्का सा हंस पड़ा। अभी कमरे से बाहर निकलो और जाकर कुछ खाओ, हुक्म जारी किया था। यही बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ, खटाक से जवाब आया। इतनी रात को मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम जानती हो। उसके हाथ तेज़ी से टाइप कर रहे थे। आबिस, नहीं होती आपकी डाइट ख़राब। राबिया की तरफ से एक और पैगाम मौसूल हुआ। नो वे, फ़ौरन ही लिखा। अगर कुछ खाने का इरादा बने तो बता दीजिएगा, मैं भी खा लूँगी, वरना एक रात भूखे रहने में मुझे कोई मसला नहीं है। पैगाम भेजकर राबिया ने फ़ोन रख दिया। 2 मिनट बाद उसकी वीडियो कॉल मौसूल हुई थी। राबिया ने कॉल रिसीव करते हुए चेहरा स्क्रीन के सामने किया। दूसरी तरफ वो किचन में खड़ा अपने लिए सलाद तैयार कर रहा था। अब भी भूखा रहने का इरादा है? करीब ही रख के फ़ोन की स्क्रीन पर नमदार हुए उसके चेहरे को देखकर सवालिया अबू हचकाई। दूसरी जानिब राविया खुलकर मुस्कुराती बेड से नीचे उतरी थी। रूम से बाहर निकलते वक्त मुसलसल उससे गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। सीढ़ियाँ संभल कर उतरना, फ़ोन की स्क्रीन से नज़रें हटाओ।
आबिस ने ताकीद की। राबिया गहरी सांस भरकर रह गई थी। किस कदर मोहतात तबीयत का मालिक था वो। किचन में आकर फ़ोन को एक तरफ रखा, इस तरह की स्क्रीन उसके सामने थी और स्क्रीन पर आबिस का चेहरा वाज़ेह था। वो फ्रिज की तरफ गई, अंदर से समरीन का आज का बनाया गया सालन निकाल कर माइक्रोवेव ओवन में रखा और टाइमर सेट किया। हो गई आपकी सलाद तैयार? साथ ही उसे सवाल भी किया था। हाँ, यकीनन जवाब देते हुए वो बाउल को हाथ में थामे अब चकोर मेज़ की कुर्सी घसीट कर बैठ रहा था। दूसरी जानिब अब राबिया भी ओवन से अपना खाना निकाल कर मेज़ संभाल चुकी थी। फ़ौरन मेज़ पर अपने चेहरे के ठीक सामने रखा था। खाना शुरू करें, स्क्रीन को देखते हुए कहा। तुमसे पहले, आबिस ने सवालिया अब्रू अचकाई। आज आपके हाथ से नहीं खा रही, इसलिए एक साथ शुरू करते हैं। राबिया ने कहते हुए पहला लुकमा उठाया था। दूसरी जानिब आबिस ने भी सलाद का चम्मच चेहरे के करीब किया और अगले ही लम्हे दोनों ने एक साथ अपना लुकमा लिया था। शादी के बाद पहली मर्तबा, वरना वो हमेशा पहले राबिया को अपने हाथ से खिलाता था, फिर खुद खाता था। बातों के दरमियान खाना मुकम्मल करके अब दोनों ही अपने अपने कमरों का रुख कर गए थे। तुम्हें सो जाना चाहिए अब राबिया, पूरे दिन तुम शॉपिंग में मसरूफ़ रही हो, थक गई होगी। वो बालकनी की रेलिंग के साथ टेक लगाए खड़ा, हाथ में पकड़े फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई देते राबिया से मुखातिब था। ओके, राबिया ने कहा। अच्छा सुने, फिर कुछ याद आने पर दोबारा बोली। मैं कल रात तक ऐसे शाम के साथ आ जाऊंगी। इसके कहने पर आबिस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। जैसा तुम चाहो। फिर कदरे मध्यम सा मुस्कुराया। दूसरी तरफ बेड पर पैर लंबे किए बैठी राबिया मुतअज्जिब हुई। मुझे लगा था आप इनकार कर देंगे। लहजा हैरत भरा था। किस बात के लिए? वो बर वक्त उसकी बात समझ ना पाया। कल का पूरा दिन भी यहीं ठहरने के लिए। मैं कम से कम तुम पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। किसी भी रिलेशनशिप में स्पेस होना ज़रूरी है। आबिस का ठहरा हुआ लहजा उसके समाज में गूंजा। चंद लम्हों के लिए वो कनकसी होकर उसे देखे गई। क्या हुआ? इसके यूँ एकदम खामोश हो जाने पर पूछा। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मगर अब लगता है मैं जिस आबिस से वाकिफ़ थी वो कोई और था। आपकी शख्सियत के इस हिस्से से तो मैं हमेशा नावाकिफ़ रही हूँ। उसके लहजे में यह आसियत थी। हम दोनों ने राबिया ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक दूसरे के बगैर गुजारा है। ना तुम अब पहले वाली राबिया हो, ना मैं पहले वाला आबिस। ये मुमकिन ही नहीं था कि हम एक दूसरे से 7 साल बाद मिलते और हर चीज़ वैसे ही रहती। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है, हम भी बदल गए हैं और इन तब्दीलियों को हमें जितना जल्दी हो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको आबिस इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था। इसके यूँ भी इख्तियार कहने पर आबिस ने चंद लम्हे खामोशी से स्क्रीन पर दिखाई देते इसके चेहरे को देखा, जिसके तासुरात इस लम्हे बिखरे हुए से थे। तुम्हें डर है कि तुम मुझे खो दोगी। आबिस ने गहरी सांस खींची। उसके अनकहे जुमले को समझना उसके लिए मुश्किल ना था। मुझे लगता है आबिस, हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र ना लग जाए। मुझे वो 7 साल नहीं भूलते। मुझे लगता है आप एक बार फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाई। तुम्हें राबिया, मुझ पर भरोसा होना चाहिए। आप पर भरोसा है आबिस, खुद पर नहीं है। एक पल के लिए आंखें बंद करके खोली और गहरी सांस ली। एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए राबिया, बहुत जल्द मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरे चले जाने का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या हम अलग हो गए हैं। राबिया ने जख्मी सा मुस्कुराकर इस बात पर सर हिलाया। दिल के अंदर कहीं शदीद हलचल सी हुई थी, मगर इस बार वो एक टीनेज राबिया न थी जो आबिस के चले जाने पर सोग की कैफियत इख्तियार कर गई थी। इस बार वो एक ऐसी मजबूत औरत थी जिसे हालात से डील करना आता था। बेफिक्र रहें, इस बार मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं जलाने। बहुत से मनाजिर आंखों के सामने घूमे। आबिस बेख्तियार ही हंस पड़ा। मेरा ये मतलब नहीं था। जानती हूँ, वो मध्यम सा बोली। फिर कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। खामोशी के तसलसल को तोड़ता आबिस स्क्रीन पर नजरें जमाए नरमी से बोला, आप भी। कहते साथ उसने वीडियो कॉल ख़त्म कर दी थी। फिर काफ़ी देर बेमसरफ फ़ोन की स्क्रीन को देखते रहने के बाद तकिया सट करके लेटते हुए आंखें मूंद लीं। दूसरी जानिब आबिस भी बालकनी से कमरे में वापस आ चुका था। बेड पर बैठते हुए सर बेड काउंट से टिकाकर आंखें मूंद लीं, मगर आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर गहरी स्याह रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी, बहुत खामोशी से, मगर इस खामोशी में एक वीरानी पोशीदा थी। हवाओं ने आपस में सरगोशी की, यूं जैसे कोई पैगाम सुनाना चाहती हूँ, मगर खामोश हों। किसी अनहोनी का पैगाम, ऐसी अनहोनी जो बहुत जल्द इन दोनों फूस की ज़िंदगी में उतरने वाली थी।
तारीक आसमान पर किसी सल्तनत के बादशाह की तरह करोफर से बैठा वो महताब, जिसके इतराफ में तारे दरबारियों की मानित घेरा डाले हुए थे, आज मुकम्मल रोशन था। दफतन तारों ने उसके कान में कुछ कहा, गोया मीठी सी सरगोशी की थी कि उसकी चमक में इजाफा हुआ। दरबारी और बादशाह की निगाहों का मरकज़ दो नफूस थे, जो इस समय अपने कमरे की बालकनी में रेलिंग के साथ खड़े थे। इस तरह कि निस्वानी वजूद के हाथ में कॉफ़ी का एक भाप उड़ाता मग था और रुख स्याही माइल आसमान की जानिब था, जबकि इसके बराबर में खड़ा मर्दाना वजूद रेलिंग के साथ पश टिकाए हुए था। निगाहें बालकनी के स्लाइडिंग डोर पर थीं। इसके हाथ में भी कॉफ़ी का मग था, जिसमें से भाप निकलती उसके ताज़ा होने का सबूत दे रही थी। कैसा गुजरा दिन कल का? सवाल आबिस की तरफ से आया था, जिसने अभी अभी मग से एक घूंट भरकर चेहरा राविया की जानिब मोड़ा था। अच्छा था। मग को रेलिंग पर जमाए खड़ी वो मुख्तसरन बोली। हैरत की बात थी, मगर राविया आज सुबह सुबह खुद ही वापस लौट आई थी। मगर आबिस ने महसूस किया था कि पूरा दिन वो कुछ खामोश रही थी। तुम ठीक हो? कदरे वक्फे के बाद आबिस ने पूछा तो उसने निगाहें घुमाकर उसे देखा। कुछ बताना था आपको। वो गोंगों की कैफियत का शिकार दिखाई दे रही थी। हाँ कहो। आबिस की पेशानी पर बैक वक्त कई शिकवें नमूदार हुई। अब वो मुकम्मल उसकी जानिब घूम चुका था। उस तरह के दाएं कोने रेलिंग पर टिकी थी और बाएं हाथ में कॉफ़ी का मग था। राविया ने चेहरा उसकी जानिब मोड़ा, फिर काफ़ी देर तक बेमकसद उसे देखती रही, जिसकी मुंतजिर निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। आज सुबह मुझे एक टेक्स्ट मिला था। कदरे वक्फे के बाद उसने कहना शुरू किया। आबिस पूरी तरह हमतन गोश था। नंबर अनजान था, मगर कदरे झिझकते हुए तमहीद बांधी। मगर आबिस के माथे के बलों में इजाफा हुआ था। मैसेज पर लिखा था कि अगर अनजान मुसव्विर के बारे में जानना चाहती हो तो इसी वक्त दी सनशाइन रेस्टोरेंट में मुझसे मिलो। एक पल के लिए आबिस साकित हुआ। चेहरे पर तारीक साया सा होकर गुजरा था, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल चुका था। तुम गई थी वहाँ? कदरे इस्तराब भरे लहजे में पूछा। जवाबन राविया चंद लम्हे खामोश रही। आबिस को अपने बदतरीन खदशात दुरुस्त होते महसूस हो रहे थे। राविया? फिर पुकारा। दोनों के हाथ में मौजूद कॉफ़ी के मग से भाप निकलना बंद हो चुकी थी। कॉफ़ी ठंडी पड़ चुकी थी, मगर दोनों ही नफूस इस चीज़ से यकसर लाइन थे। चंद लम्हे बाद राविया ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जो उसकी तरफ से कुछ सुनने के लिए बेचैन था। फिर एक गहरी सांस खींचते हुए गर्दन इस बात में हिला दी। आबिस की आंखों में बेयकीनी उभरी और फिर उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। बिना कुछ भी कहे अगले ही लम्हे वो इसे यूं ही छोड़कर आगे बढ़ गया। रुख कमरे की जानिब था। आबिस, मेरी बात तो सुने। वो तेजी से उसके पीछे आई। कॉफ़ी का मग वो पहले ही करीब पड़े एक स्टूल पर रख चुकी थी। कोई भी नहीं मिला मुझे वहाँ। जिस किसी ने भी मुझे बुलाया था वो मिलने के लिए आया नहीं था। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करके वापस चली आई। वो जो चार्जिंग पर लगा अपना फ़ोन निकालकर कमरे से बाहर निकलने लगा था, इसकी बात सुनकर पलटा और पलट कर देखा जो बेटी पाइंटी के नज़दीक खड़ी उसे देख रही थी। फिर उसे नज़रअंदाज करता दोबारा मुड़ गया। राविया ने शाकी नज़रों से उसकी पश्त को देखा, मगर अगले ही लम्हे वो आगे बढ़ी थी। इसकी राह में हायल हुई। मेरी बात नहीं सुननी मुझे। अभी वो मजीद कुछ कहती कि बीच ही में उसकी बात काट गया। मारे सदमे के राविया की आंखें फैली थीं। दूसरी जानिब उसके तासुरात को मुकम्मल नज़रअंदाज करता हुआ उसके एक तरफ से निकलकर आगे बढ़ गया। होश में राविया तब आई जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। गुस्से की एक शदीद लहर उठी थी उसके अंदर। हालांकि गलती उसकी अपनी थी, मगर यह मुमकिन ना था कि वो इतनी आसानी से इस बात को कबूल कर लेती, और शायद कर भी लेती अगर आबिस ने उसकी बात सुनी होती। मगर जिस तरह का रवैया कुछ देर पहले वो दिखा कर गया था, राविया ने उससे ज़िंदगी भर बात न करने की कसम खा ली थी। दूसरी जानिब बाहर निकलकर आबिस ने सीधे हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे की मदद से पेशानी मसली थी। रुख स्टडी रूम की जानिब था। इरादा स्टडी रूम में जाकर अपने कुछ अहम मामलात निपटाने का था, मगर यहाँ आकर वो भूल चुका था कि उसे काम क्या है। जो कुछ थोड़ी देर पहले राविया उसे बता चुकी थी, और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ये सूरत हाल उसके लिए परेशान कुन थी, न जाने क्यों। कुछ देर तक बेवजह स्टडी रूम में यहाँ से वहाँ का चक्कर काटने के बाद वो बाहर निकल आया। रुख एक बार फिर अपने रूम की जानिब था। ये बात तो तय थी कि राविया से बात किए बगैर इस मसले का हल नहीं निकल सकता था, और फिर राविया से नाराज़गी बरकरार रखना भी एक मुश्किल अमर था, जिसकी हिम्मत आबिस के अंदर कम अज़ कम ना थी। वो जितनी भी कोशिश कर ले उसे इग्नोर नहीं कर पाता था, और स्टडी रूम से अपने कमरे तक का सफ़र करते वक्त वो भी जानता था कि नाराज़ असल में वो होकर निकला है, मगर मनाने का काम भी उसे ही सरअंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि राविया अब तक उससे नाराज़ हो चुकी होगी। उसने कमरे में कदम रखा तो उसे सिंगार में इसके स्टूल पर बैठा पाया। उसके दाएं हाथ में थामा ब्रश वो अपने बालों में फेर रही थी। चेहरे पर संजीदगी रकम थी। वो मुकम्मल खामोशी से मजबूत कदम उठाता उसके ऐन पीछे रुका। राविया ने उसे देखने से गुरेज की, अलबत्ता बालों में ब्रश फेरना ना रुका।
तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। काफ़ी देर बेमसरफ खड़े रहने के बाद बात का आगाज़ किया। राविया ने जवाब ना दिया। खुले बालों को दाएं कंधे पर डालकर ब्रश सिंगार में इस पर रखते उठ खड़ी हुई। रुख अब बेड की जानिब था। आबिस ने पलटकर खामोशी से उसे देखा, जो अपना दुपट्टा उठाकर दोनों कंधों पर फैला रही थी। वो जो कोई भी था तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, उसने फिर कहा। राविया ने फिर जवाब ना दिया। दुपट्टे का एक सिरा उठाकर अब उसने अपने सर पर टिका दिया था। राविया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपके वो कुछ बरहम हुआ था। दूसरी जानिब राविया ने एक लम्हे के लिए पलटकर उसे देखा, फिर आगे ही बढ़ने लगी थी जब वो उसके रास्ते में हाइल हुआ। क्या इतना भी मैं हक नहीं रखता कि तुम्हारी किसी गलती पर तुमसे बात-पुरस कर सकूं? मुकम्मल संजीदगी से उसने पूछा। तो कुछ पल नजरें झुकाए खड़े रहने के बाद राविया ने बस एक निगाह उसके चेहरे पर डाली, और वो एक निगाह मुकाबिल को बहुत कुछ जिता गई थी। आबिस के चेहरे पर वाज़ेह अफसोस फैला। आई एम सॉरी कहने साथ वो छोटे छोटे कदम लेता पीछे हटने लगा। और शुक्रिया मुझ पर भरोसा ना करने के लिए। आबिस के अल्फाज ने उसे पूरी तरह झंझोड़ा था। कुछ पल के लिए वो साकित हुई थी, और फिर इसकी साकित हुई आंखों ने आबिस को कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखा। कई पल यूं ही फिजा में तहलील हुए जब आबिस की गाड़ी की आवाज़ उसे होश में वापस लाई। वो तेजी से घूमकर बालकनी की जानिब गई थी, जहां नीचे आबिस की गाड़ी गेट से बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। निकाह होने से लेकर अब तक जितने भी अंदेशे जहन में गर्दिश करते रहते थे, एकदम ही सच साबित हो गए थे। उसे लगा उनकी मोहब्बत को वाकई किसी की नज़र लग गई है। कल रात ही तो उसने राविया को एतमाद में लिया था, और आज 7 साल पहले वो उससे नाराज़ होकर गया था, तो सब कुछ तलपलट हो गया था। और अब की बार किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर जोर से भींचा। क्या वो वापस आएगा? अंदर कहीं एक सवाल ने सर उठाया, और वो अगला सांस नहीं ले पाई। एक और घुटन भरा दिन तलू हुआ। माहौल में अजीब सा भोजलपन था, एक मातम कनासी खामोशी हो जैसे। नाश्ते की मेज पर वो जिस चेहरे के साथ मौजूद थी, तस्मीना चाहकर भी खुद को उससे सवाल करने से ना रोक पाई। राविया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। राविया के गले में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई, मगर बज़ाहिर आम से लहजे में बोली, जी खाला जान। अपने तय वो उन्हें मुतमिन कर चुकी थी, मगर उनकी बार बार अपने जानिब उठती निगाहों को भी इसने बखूबी महसूस किया था। अलबत्ता उन्होंने आबिस के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं पूछा था। शायद जानती थी कि अपने काम के सिलसिले में उसे किसी भी वक्त कहीं भी जाना पड़ सकता था। काफ़ी देर दोनों जानिब खामोशी रही। राविया अपना नाश्ता मुकम्मल करके खड़ी हो रही थी जब तस्मीना ने यकदम ही उसे पुकारा। राविया, तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि किसी ऐसे आर्टिस्ट को जानती हूँ जो फूलों को पेंट करता हो, मगर इस वक्त मेरे जहन में कोई ऐसा शख्स ना था। पर आज तुम्हारे रूम में लगी उन पेंटिंग्स को देखकर एक ऐसा शख्स मेरे जहन में आया है जो ऐसी पेंटिंग्स बनाता है। उन्हें जैसे ही अचानक ही याद आया था। दूसरी जानिब राविया सूरज से पलटी। दिल इस तेजी से धड़का गोया पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। कौन कौन है खाला जान? आवाज़ कांपी थी। हामिद दुरानी, उन्होंने कहा। राविया का चेहरा फक हुआ। ऐसे किसी शख्स को कम अज़ कम वो नहीं जानती थी। क्या आप उसे जानती हैं? मायूसी से पूछा। मैं उसे कभी नहीं मिली, मगर उसके बारे में सुना है कि वो फूलों को पेंट करता है। उसकी आर्ट गैलरी का एड्रेस मुझे मालूम है। अगर तुम उससे मिलना चाहो तो जाकर मिल लो, शायद उन 6 पेंटिंग्स के बारे में कोई मालूमात मिल जाए, वो कह रही थी। और राविया के जहन से एक फिक्रा टकराया था। शुक्रिया मुझ पर भरोसा ना करने के लिए। और उस एक जुमले के साथ उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। ठीक है खाला जान, मैं उस शख्स से मिल लूँगी, बेदिली से कहती वो आगे बढ़ गई। शायद कोई और वक्त होता तो वो इसी समय उस शख्स की आर्ट गैलरी के लिए निकल पड़ती, मगर कल रात जो कुछ हुआ था इस सब के बाद उसे फिलहाल अगर किसी की फिक्र थी तो वो आबिस था। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों थी वो ऐसी? क्या हो जाता जो अपनी गलती मान लेती? कल की रात एक बार फिर उसने अपने 7 साल पहले वाली हरकत दोहराई थी, और अब वो मुस्तरिब थी कि आबिस कहाँ है और घर वापस क्यों नहीं आ रहा। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, और शाम से रात, मगर वो घर नहीं आया। राविया पूरे दिन चले पैर की बिल्ली की तरह करके चक्कर काटती रही थी, और रात के इस पहर भी लाउंज के एक सोफे पर वो बराजमान उसका इंतजार कर रही थी। चेहरा पसर मुर्दा था। दफतन नज़दीक पड़े फ़ोन की बीप ने उसकी जानिब अपनी तवज्जो खींची। मैसेज करने वाले का नाम देकर उसने तेज़ी से फ़ोन उठाकर मैसेज खोला था। एक ज़रूरी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। एहतशाम के एंगेजमेंट में शरीक नहीं हो पाऊँगा, और शायद कुछ दिनों तक राब्ता भी ना कायम कर सकूँ। अपना ख्याल रखना। उसने वो तहरीर पढ़ी 1 बार, 2 बार, और फिर तीसरी बार। दिल गहरे पानियों में डूबा और उभरना भूल गया। दाएं आंख से एक आंसू फिसलकर चेहरे पर बह निकला। बेबसी के शदीद एहसास ने उसे लपेट में लिया था। उसे लगा था वक्त एक बार फिर 7 साल पीछे चला गया है, मगर एक फ़र्क था।
7 साल पहले राबिया ने उसके लौटने का इंतज़ार नहीं किया था, मगर अब वो करने वाली थी, और न जाने ये इंतज़ार कितना तवील होना था। महीने की 10 तारीख का सूरज तलू हुआ। वो सुबह ही से राना फवाद के घर पर मौजूद थी। सारा दिन फंक्शन की तैयारियों में सर्फ हुआ, जो कि राना फवाद के घर के लॉन में मुनक्किद किया जा रहा था। एहतशाम और फिज़ा की मुश्तरका रिंग सेरेमनी आज होनी थी। सारा दिन भाग दौड़ में गुजर गया। तैयारियां अब मुकम्मल थीं। तस्मीना और फरवा भी आज यहीं मौजूद थीं। शाहनवाज मलिक और सनम ने भी वीडियो कॉल के जरिए फंक्शन ज्वाइन करना था। चूंकि पिछले महीने ही वो दोनों यहाँ से गए थे, तो अब ब्लैक रोज को दोबारा छोड़कर आना मुश्किल था। इन तमाम के बीच अगर कोई नहीं था तो वो सिर्फ आबिस था। पूरे दिन कामों में मसरूफ रहने के बावजूद एक पल के लिए जहन से उसका ख्याल महव ना हुआ था। अब कि वो तैयार होने की गर्ज से कमरे में चली आई, जबकि बाहर मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। आधा घंटा गुजरा, वो तैयार होकर बाहर आई। स्याह रंग की साड़ी जेबतन किए, हम रंग हाई हील्स पहने, कानों में सिल्वर रंग के झुमके और बाएं हाथ में सिल्वर चूड़ियों के साथ दाएं हाथ में आबिस का दिया गया ब्रेसलेट बांधे। मौके की मुनासबत से हल्के मेकअप के साथ बालों को खोलकर दाएं तरफ डाली वो खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद खानदान का पहला फंक्शन था जिसमें वो शिरकत कर रही थी। सो तस्मीना की ईमा पर वो मामूल से हटकर तैयार हुई थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, जो आज के इस फंक्शन में इसे अपने चेहरे से जुदा नहीं होने देनी थी। दिल हर चीज़ से उचाट था, मगर बज़ाहिर हर एक से मुस्कुराकर मिलती। आप इसके मुतल्लिक किए जाने वाले सवालों पर सबको तसल्ली बख्श जवाब देती। बहुत से आंसुओं को अंदर उतारती वो अपना ज़ब्त आजमा रही थी। फंक्शन का आगाज़ था। गैदरिंग मिक्स्ड थी। बाज़ लोग अपने अपने टेबल्स पर विराजमान थे, तो बाज़ एक दूसरे से बातचीत करते ग्रुप्स की सूरत में खड़े थे। नए आने वाले मेहमान दाखिली दरवाजे से अंदर आ रहे थे। वेटर्स ड्रिंक सर्व करते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में वो एक तरफ खड़ी खामोश निगाहों से दाखिली दरवाजे को तक रही थी। एक मौहूम सी उम्मीद थी कि वो आ जाएगा। राबिया ने उससे कहा था कि वो इसका इंतज़ार करेगी। वो इसकी बात कभी नहीं टालता था, मगर आज हालात पहले जैसे ना थे। आज एक बार फिर वो उससे नाराज़ होकर गया था। अगर चाहे अपनी गैर मौजूदगी के मुतल्लिक वो उसे आगाह कर चुका था, मगर फिर भी उसका साथ ना होना उसे अलग तरह से बेचैन कर रहा था। वजह सिर्फ वो आखिरी गुफ्तगू थी जो इसके जाने से पहले दोनों के बीच हुई थी। लोगों की आमद का सिलसिला अब के रुक चुका था। दिल के अंदर ही बहुत से आंसू गिरे। दिल के अंदर ही उसने अपनी तकलीफ पर मातम किया, और फिर दाखिली दरवाजे से नजरें हटाकर फरवा और तस्मीना के पास आ खड़ी हुई। चंद पल गुजरे। एहतशाम और फिजा की आमद भी हो गई। रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। तमाम लोगों की तवज्जो अब स्टेज की जानिब थी। राबिया कुछ आगे बढ़ आई। अब कि वो एहतशाम से चंद कदम के फासले पर खड़ी थी, जो स्याह जिन्हें सूट में मलबूस था। दूसरी जानिब फरवा भी चंद कदम आगे आई थी। इस तरह के अब वो फिजा के पीछे थी, जिसने सफ़ेद लंबी कामदार मैक्सी सेप्तन कर रखी थी। समरीन, राना फवाद और तस्मीना वहीं मौजूद थे। फिजा के वालिद और वालदा भी उनके नज़दीक ही खड़े थे। समरीन के हाथ में पकड़े फ़ोन पर शाहनवाज मलिक और सनम ये मंजर बराह रास्त देख रहे थे। दफातन एहतशाम ने पीछे मुड़कर राबिया को देखा, जो नरम से मुस्कुराहट लिए उन्हें तक रही थी। आबिस नहीं आया? सरगोशी नुमा आवाज़ में सवाल किया। नहीं, उन्हें कोई ज़रूरी काम था। राबिया का दिल डूब कर उभरा, अलबत्ता लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल रखा था। एहतशाम ने बगौर उसे देखा। कुछ था जो उसे गैर मामूली लगा था, मगर मज़ीद कोई भी सवाल पूछे वो राना फवाद के पुकारने पर सामने की तरफ देखने लगा, जहाँ खड़ी फिजा उन दोनों को बात करता देख रही थी। एहतशाम एक कदम आगे आया। दूसरी जानिब से फिजा एक कदम आगे आई थी। राबिया ने एहतशाम की जानिब रिंग का बॉक्स बढ़ाया था। एहतशाम ने पहल करते रिंग फिजा के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई थी। तालियों की गूंज हुई। एहतशाम ने मुस्कुराकर फिजा को देखा। जवाबन वो भी मुस्कुराई। ये उन दोनों की जिंदगी का एक बड़ा दिन था, और वो दोनों ही खुशी की इंतहा पर थे। अगले ही लम्हे फरवा ने फिजा की जानिब रिंग का बॉक्स बढ़ाया, और अब की बार अंगूठी पहनाने की बारी फिजा की थी। राबिया ने रुख पीछे को कह करके एक आखिरी निगाह दाखिली दरवाजे पर डाली, पर निगाहें मायूस पलट आईं। कुछ था जो अंदर ही अंदर टूटा था, ऐसे कि आवाज़ सुनाई ना दी थी। उसने निगाहें फिर सामने जमा ली, जहाँ फिजा एहतशाम को रिंग पहना रही थी। दफतन उसे कुछ महसूस हुआ था, ऐसे जैसे कोई इसके ठीक पीछे आन खड़ा हो। उसका दिल तेज़ी से धड़का, आंखों में चमक सी दर आई। वो पलटी सूरत से। धड़कनें मुंतशिर थीं, लब मुस्कुराने लगे थे। वो पलट चुकी थी, मगर अगले ही सानिये कायनात की सारी उदासी उस लड़की की गहरी भूरी आंखों में सिमट आई। मुस्कुराहट पल में लबों से जुदा हुई। धड़कता दिल गोया इस लम्हे मुर्दा हो गया था। हेलो डियर कज़न। 2 कदम के फासले पर खड़ा उमर मुस्कुराती नज़रों से उसे तक रहा था। वो यकीनन फिजा के वालिद के इनविटेशन पर वहाँ आया था। राबिया खाली खाली नज़रों से उसे देखती रही, न जाने कितनी ही पल। दफन तालियों की गूंज ने उसकी तवज्जो बिखेरी। फिजा एहतशाम को रिंग पहना चुकी थी। इतराफ में लगा मजमा भी काफ़ी हद तक छुट गया था। शौहर नहीं आया तुम्हारा?
तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। वैसे सब कुछ ठीक है ना तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा तो नहीं हो गया कहीं? राविया हैरान हुई उसके इस कदर सही अंदाजे पर। गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई, मगर नहीं, वो राविया थी और उसके सामने खड़ा शख्स उमर इकराम। कम से कम वो उस शख्स के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसे अच्छे और बुरे मामलात में डट कर खड़े रहना आता था। हाँ, उसे आता था, उसने सोचा और चेहरे के तासरात को नॉर्मल करती उमर से मुखातिब हुई। वो क्या है ना उमर के बाज़ लोगों की तरह आबिस एक ऐसी कंपनी के ओनर नहीं है जिसका लाइसेंस मनसूख कर दिया हो। 10 काम होते हैं उन्हें, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह मौजूद हों। उमर के कान की लोएं सुर्ख पड़ी। और क्या कह रहे थे तुम? मेरा और आबिस का झगड़ा? रियली उमर? वो बेसाख्ता हंस पड़ी। जहाँ से मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म होती है वहाँ से आबिस की मेरे लिए मोहब्बत शुरू होती है, इसलिए झगड़े का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बहुत इत्मीनान से उसके मुंह पर जवाब मारती वो साड़ी के पल्लू को अपने गिर्द दुरुस्त करती आगे बढ़ गई। उमर की नज़रों ने न जाने कितनी ही देर तक उसका ताक़ुब किया था, जहाँ आपके वो दूर खड़ी फरवा के साथ बातों में मशगूल थी। उमर के देखते ही देखते वो फरवा की किसी बात पर कहका लगाकर हंसी। और इसी दिन, इसी वक्त और इसी लम्हे उमर के अंदर कहीं बहुत कुछ खामोश हो गया था, मगर उसका जहन इस पर तेज़ी से काम कर रहा था। कुछ था जो उसके जहन ने सोचा। एक मंजर सा उभरा था उसके जहन में, मंजर जहाँ वो खुद को देख पा रहा था एक हाथ में गन थामे खड़ा। मंजर जहाँ वो खुद को देख पा रहा था आबिस के जिस्म में बंदूक की गोलियां उतारता हुआ। मंजर जहाँ वो देख पा रहा था आबिस को शदीद जख्मी। मंजर जहाँ वो देख पा रहा था राविया को रोते हुए। मंजर जहाँ वो देख पा रहा था राविया को अपना गिरबान पकड़कर कुछ कहते हुए। मगर क्या? उसका जहन अटका एक नुक्ते पर। उसने उस नुक्ते को जांचना चाहा तो एक पूरा मंजर सा खुलकर उसकी आंखों के पर्दे पर फैल गया। मंजर कुछ यूं था कि राविया उसका गिरेबान पकड़े खड़ी थी और अपनी सुर्ख आंखें इसके वजूद पर गाड़ी चबा चबा कर लफ्ज़ अदा कर रही थी। एक पल के लिए रुककर उमर इकराम के तस्वुरात में कदम रखते हम उसके अल्फाज को गौर से सुनते हैं। तुमने उमर इकराम बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आज आबिस को कुछ हुआ तो मैं किसी भी इंजाम की परवाह किए बगैर अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी। उसके आगे हम कुछ सुन ना पाए क्योंकि राविया ने झटके से उसका गिरेबान छोड़ दिया था। हम जैसे ही उमर के तस्वुरात से बाहर आए उमर भी चौंक कर सीधा हुआ। नहीं, कम से कम इस वक्त वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। अगर उसने आबिस को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो राविया उससे मज़ीद नफरत करने लगेगी। चाहे ये काम वो किसी और से ही क्यों ना करवाए, सबका शक उसी पर जाएगा। एहतशाम फरवा और फिजा के साथ खड़ी राबिया को देखता वो सोच रहा था। उसका पिछला प्लान पहले ही नाकाम हो चुका था जब किसी कारोबारी मामले के सिलसिले में इत्तफाकन उसका राना फवाद के घर जाना हो गया था और राबिया के रूम के बाहर खड़े होकर एहतशाम और उसकी गुफ्तगू सुनते और इस मंजर को अपने मोबाइल कैमरा में कैद करते उसे लगा गोया कोई ख़जाना उसके हाथ लग गया हो। मगर उस वीडियो का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मगर अब जो चालू चल चुका था वो आबिस की जान ले लेने से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। कम से कम इस लम्हे उसे ऐसा ही लगा था। मुसलसल उमर की नज़रों के आसार में खुद को पाकर राविया ने रुख मोड़कर एक सख्त निगाह उस पर डाली। जवाबन वो डिटाई से मुस्कुराया। राविया ने नफरत से चेहरा मोड़ लिया, मगर फ़ायदा ना था क्योंकि वो एक बार फिर उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था। उसे उस तरफ आता देख वो नामहसूस अंदाज में वहाँ से हट गई। उमर के चेहरे के जाविये बिगड़े, मगर चौंका वो काफ़ी आगे आ चुका था। तो मुरव्वतन एहतशाम और फिजा को मुबारकबाद देता वो फिर उसकी तलाश में कोशां हुआ। वो उसे घर के अंदर आती दिखाई दी थी। उमर ने भी उसी जानिब कदम बढ़ा दिए। वो घर के अंदर आ चुकी थी। चेहरे पर सजी मसनूई मुस्कुराहट समटी। कम से कम यहाँ उसके सिवा कोई ना था जो यहाँ उसे खुश होने का ढोंग करने की ज़रूरत भी ना थी। वो लाउंज से गुजरकर किचन की तरफ आई थी। फ्रिज की तरफ जाकर एक ठंडे पानी की बोतल निकाली और कैबिनेट से गिलास निकालकर पानी अंदर उडेला। पानी गिलास में उंडेलकर बोतल फिर फ्रिज में रखती वो नज़दीक रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मुझ पर भरोसा ना करने का शुक्रिया। पानी का पहला घूंट भरा। इस खामोश माहौल में जहन एक बार फिर पूरी तरह उलझने लगा था। आबिस के आखिरी अल्फाज किसी बाज़गश्त की तरह जहन में गर्दिश करने लगे। कहाँ हैं आप आबिस? आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ वापस आ जाएं। दाएं आँख से एक आंसू टूटकर फिसला। राविया, कोई प्रॉब्लम है? जहाँ राविया ने तेज़ी से सर उठाया वहाँ उमर उसे तक रहा था। न जाने ये शख्स क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ता था। चले जाओ यहाँ से उमर, संजीदगी से कहती वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो राविया। उसकी बात में कुछ था। राविया ठहर कर पलटी। कहो। दोनों बाजुओं को बांधते फुर्सत से उसे देखा। मैं कहूँ तुम सुनोगी?
وہ بے یقین تھا، اور آج زندگی میں پہلی بار راویہ کو مقابل کھڑے شخص پر ترس آیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اسے قابل رحم لگا تھا۔ ہاں سن رہی ہوں، کہو، پھر تاثر لہجے میں کہا، البتہ آواز دھیمی تھی۔ وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کسی چھوٹے بچے کی مانند پوچھا گیا جو من پسند کھلونا ملنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ راویہ بنا کچھ کہے کچن سے باہر نکل کر نزدیک لگے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتا دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل جا بیٹھا۔ میں کہوں؟ اجازت طلب کی۔ راویہ کے لیے اس کا یہ انداز نیا تھا، مگر اس نے اظہار نہ کہا۔ کہو۔ اجازت کا پروانہ مل گیا تھا کیونکہ آج وہ واقعی اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس لمحے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے، اس طرح کہ دونوں کے بیچ ایک مستطیل میز حائل تھی۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر گود میں رکھتے بات کا آغاز کیا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا، مگر تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے تمہیں یقین آئے یا نہیں، مگر پتہ ہے کیا راویہ، مجھے کبھی زندگی میں محبت نہیں ملی، نہ ہی ماں کی نہ باپ کی۔ اس پر وہ راویہ کو ایک چھوٹا بچہ لگا تھا جو ساری دنیا سے روٹھا ہوا تھا۔ جب 13 سال کا تھا ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ڈیڈ کو میرے گریڈز کے علاوہ کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا۔ راویہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں انہی حالات میں بڑا ہوا ہوں۔ ڈیڈ سے زندگی میں میں نے 2 چیزیں سیکھی تھیں۔ پہلی، پیسہ کمانا، چاہے حلال ہو یا حرام۔ دوسری، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھین لینا۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک جو کچھ سیکھا ہے وہ میری ذات میں راسخ ہو چکا ہے۔ میں اپنی فطرت چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا۔ تم بدل سکتے ہو عمر، یہ اور بات ہے کہ تم بدلنا نہیں چاہتے۔ راویہ نے اس کی بات بیچ ہی میں کاٹی۔ پہلے تم چھوٹے تھے، اس لیے اکرام انکل نے تمہیں جس سانچے میں ڈھالا تم ڈھل گئے، مگر اب تم بڑے ہو عمر، 30 سال کے میچور مرد ہو، اب تو تمہیں اپنا صحیح غلط پتہ ہونا چاہیے۔ لہجے میں نرمی نہ تھی مگر اکڑ پن بھی نہ تھا، بس وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں خود کو بدل سکتا ہوں مگر بدلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں نے خود کو بدل دیا تو تم کبھی میری نہیں ہو پاؤ گی۔ اس کا لہجہ اسپاٹ ہوا، وہ اپنی ڈھلائی پر ہنوز قائم تھا۔ راویہ نے میز پر رکھے اپنے ہاتھ کی پٹھیاں بھینچ کر کھولیں، پھر تحمل سے کہا، میں کبھی بھی تمہاری نہیں تھی عمر۔ میں چاہتا ہوں تم میری ہو جاؤ۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے محبت نہیں دی، کم از کم ایک تم تو مل جاؤ۔ لہجہ التجائیہ تھا۔ میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایک غلط انسان سے محبت کی ہے عمر، مجھے بھول کر آگے بڑھ جاؤ۔ تمہیں کوئی ایسا ضرور ملے گا جو واقعی تم سے محبت کرتا ہوگا، مگر اس کے لیے پہلی شرط موو آن کرنا ہے، جو تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں موو آن نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا کر کے تم خود ہی خود کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ میں تمہیں عابد سے زیادہ خوش رکھوں گا۔ میری واحد خوشی ہی عابد ہیں، ان کے بغیر میں جہاں رہ لوں تکلیف میں ہی رہوں گی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دے سکتا ہوں۔ مجھے عمر تم کم از کم ایسی باتوں سے قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا کی ہر آسائش سے بڑھ کر میرے لیے عابد کی محبت ہے، اور ان کی محبت میرے لیے کافی ہے۔ وہ شخص جس نے پچھلے 7 سال تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے کہ تمہیں اس کے علاوہ کبھی کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا؟ وہ شخص اب میرا شوہر ہے، اور اس کے علاوہ مرتے دم تک مجھے کوئی اور دکھائی دے گا بھی نہیں۔ تم نے کبھی میری محبت کو نہیں سمجھا راویہ۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی عمر، ایک ضد اور انا کی جنگ ہے جسے تم لڑ رہے ہو، کم از کم میں اسے محبت کا نام نہیں دے سکتی۔ میری ہو جاؤ راویہ۔ کبھی نہیں، وہ کہہ کر اس کے برابر سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تھی جب عمر تیزی سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ میں تمہیں عابد سے چھین لوں گا۔ تمہاری انہی حرکات سے نفرت ہے مجھے۔ آئی ایم سوری، مگر صرف ایک بار میرے بارے میں سوچ لو۔ شادی شدہ ہوں عمر میں، تمہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ لہجے کو سخت کرتے بولی، پھر قدرے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج تمہیں ایک موقع دیا تھا میں نے، ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید تمہیں میری بات سمجھ آ جائے، مگر تمہارے تعصب، انا اور ضد نے جو سیاہ پٹی تمہاری آنکھوں پر باندھ رکھی ہے وہ تمہیں کوئی چیز دیکھنے نہیں دے رہی۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب اس کے اگلے جملے پر ٹھہر گئی۔ کیا ہم دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ کیا تمہیں اتنی جلدی عقل آ گئی ہے؟ واقعی، راویہ نے طنزیہ لہجے میں کہتے سوالیہ ابرو اچکائی۔ میں تمہاری باتوں پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، مجھے خوشی ہوگی اگر تم ایسا کرو۔ میں تمہاری طرف سے کسی بھی مثبت تبدیلی کی امید رکھوں گی۔
क्या इसके बाद तुम मेरी दोस्तों की ऑफर को कबूल कर लोगी? ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से खुद को तब्दील करते हो, कहकर वो उसकी तरफ से कुछ भी सुने बिना आगे बढ़ गई। पीछे उमर ने तब तक उसकी पश्त को देखा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। रेतले सहरा, गहरे समंदर, पानी के बहते ठंडे चश्मे और आबशार, लहलहाते खेत, दरख्तों से गिरते पत्ते, गुनगुनाते परिंदे, नीले आसमान पर चमकता नारंगी थाल और स्याह आसमान पर तारों के झुरमुट मुस्कुराता चांद। हर एक कपते मैदान में गर्दिश कर रहा था। हर शय का मामूल यूं ही रवां दवा था। अगर किसी की जिंदगी रुक गई थी तो वो राविया थी। 4 दिन गुजर गए थे उसे गए, और राविया के लिए उन 4 दिनों का एक एक लम्हा सालों के बराबर था। वो परेशान थी, वो तकलीफ में थी, और उसकी पेशानी और तकलीफ उसके इस चेहरे से आया थी। तस्मीना और फरवा ने अब तक उससे कोई सवाल नहीं किया था, मगर उनकी खामोश नजरें उसे अपने वजूद पर गड़ी महसूस होती थीं। इस वक्त अपने कमरे में सर बेड टाउन से टिकाए सामने दीवार पर लगी पेंटिंग्स को तकती हुई वो मुख्तलिफ सोचों का शिकार थी। जहन अजीब उधेड़ बिन की अमाजगा बन चुका था। दफतन सर बेड की पश्त से टिकाए वो बैठी, वो सीधी हुई थी। आबिस तो अब तक नहीं आया था, मगर बिल आखिर बहुत सोच विचार के बाद आज उसने फैसला किया था कि वो तस्मीना के बताए गए शख्स से मिलने जाएगी, क्योंकि अंदर कहीं ये बेचैनी सरायत कर चुकी थी कि शायद वो शख्स अनजान मुसव्विर के मुतल्लिक कुछ जानता हो। घड़ी शाम के 6 बजा रही थी और इसी लम्हे स्याह और सफ़ेद रू हाउस से बाहर निकलकर राविया एक कैब में बैठती दिखाई दी थी। कैब में बैठते खिड़की से बाहर भागता मनाजिर को देखती वो किसी गहरी सोच में गुम दिखाई देती थी। आज मौसम के तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े से थे। हवाएं तेज थीं। ऊपर आसमान पर स्याह बादल जमा होना शुरू हो चुके थे। लगता था कि आज बहुत शिद्दत से बरसने का इरादा रखते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कैब अपने मतलूबा पते पर आकर रुकी, जहां दाएं जानिब एक आर्ट गैलरी थी। राविया के कैब से उतरने के ठीक 10 मिनट बाद आप उसे उस आर्ट गैलरी के मालिक के ऑफिस के रूम में बैठा पाओगे, इस तरह कि दोनों के बीच एक मेज़ हाइल होगी। तस्मीना की आर्ट गैलरी की बनिस्बत यह आर्ट गैलरी कदरे छोटी थी। बिल्कुल ऐसे ही ये ऑफिस रूम भी, जो ग्रे रंग पर इस्तेमाल किया गया था। राविया के दाएं तरफ एक खिड़की थी जो इस समय खुली थी, और उससे तेज हवा के झोंके वक्तन फवक्तन अंदर का रुख कर रहे थे। माहौल घुटन सदा हरगिज ना था, मगर इसे फिर भी महसूस हो रहा था। पैर पर पैर चढ़ाए बैठी वो नामहसूस अंदाज से इतराफ का जायजा लेने में मसरूफ थी जब मुकाबिल बैठे शख्स ने बात का आगाज़ किया। मिस राविया, मैं मिसेस राविया। राविया ने फ़ौरन ही उसकी बात बीच में काटते तस्दीक की थी। मुकाबिल तंजिया मुस्कुराया, फिर दोबारा कहने शुरू किया, ओके मिसेस राविया, मैं जानता था कि एक दिन आप यहाँ ज़रूर आएंगी। वो सांवली रंगत और आम से नकूश का हामिल शख्स अपनी छोटी आंखों को राविया के चेहरे पर मरकूज किए हुए था। उसकी बात पर राविया चौंक कर सीधी हुई। एक अजीब से एहसास ने उसे अपने लपेट में लिया था। क्या वो शख्स उसे जानता था? अगर हाँ तो कैसे? क्या आप मुझे जानते हैं? लाशऊरी तौर पर अगला सवाल यही अदा हुआ था। बाहर कतरा कतरा बारिश गिरने लगी थी। नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मगर आपके यहाँ आने की वजह ज़रूर जानता हूँ, वो कुछ पूरी सारियत से बोला। राविया के चेहरे पर साया सा होकर गुजरा था। बारिश अब के कुछ तेज़ हुई। आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो गोया उसे आजमा रही थी। उसके सवाल पर मुकाबिल के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। काफ़ी देर तक वो खामोश नज़रों से उसे देखता रहा, फिर बोला, अनजान मुसव्विर के बारे में जानना चाहती हैं ना आप? राविया के तासुरात बदले, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। बिजली ज़ोर से चमकी थी। बादलों की गिड़गिड़ाहट पर राविया ने बेसाख्ता खिड़की की जानिब रुख फेरा। अगले ही लम्हे सामने बैठा शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके खड़े होने पर हमने महसूस किया कि वो पिस्ता कद है। उसका रुख अब खिड़की की जानिब था। क्या आप जानते हैं उसे? राविया ने उसकी पश्त पर नजरें टिकाए कहा, जो अब खिड़की बंद करके पलट रहा था। जी हाँ, जवाब फौरन ही आया था और राविया की दुनिया तबाला कर गया था। तो क्या आज इतने सालों बाद उसे पता चलने वाला था कि वो पेंटिंग्स कौन भेजता रहा? क्या वाकई उसे पहले ही तस्मीना से बात करनी चाहिए थी? वो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती थी और इस चीज़ के कभी इम्कान थे कि वो इस टेक्स्ट को जानती होती, मगर उन पेंटिंग्स के यहाँ आने से पहले कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया था उसे। मगर हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और हर चीज़ अपने दुरुस्त वक्त पर अंजाम पाती है। इस राज का खुलना भी शायद आज के दिन ही तय पाया था। बहुत सी बातें उसके अंदर ही कहीं गूंज रही थीं और बाहर बरसती बारिश के कतरे खिड़की के शीशे पर गिरते और फिसलते जा रहे थे। क्या आप जानना चाहती हैं कौन है अनजान मुसव्विर?
वो कदम कदम चलता फिर अपनी जगह पर आकर टिक गया और निगाहें राविया पर जमाईं। और राविया ने सोचा, क्या इस सवाल की ज़रूरत है? जी हाँ। फिर फौरन ही सर इस बात में हिलाया। कुछ पल यूं ही खामोशी से सिर के जब वो फिर बोला, 7 साल पहले आपको एक पेंटिंग मिली थी। फिर उसके बाद लगातार 5 सालों तक आपको अपनी सालगिरह पर नई नई पेंटिंग्स मिलती रहीं। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? उसने लंबी तबीयत बांधते हुए बात का आगाज़ किया था। राविया ने जवाब ना दिया। उसकी ज़रूरत भी ना थी। मुकाबिल बैठा शख्स मज़ीद कह रहा था, उन पेंटिंग्स को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। राविया चौंकी। खिड़की पर गिरते बारिश के कतरे आवाज़ पैदा कर रहे थे, मगर उन दोनों नफूस का ध्यान उस जानिब ना था। यानी मैं ही वो शख्स हूँ जो आप तक पेंटिंग्स पहुंचाता रहा है, मगर वो पेंटिंग्स मैंने हरगिज़ नहीं बनाई। मैं हमेशा फूलों की तस्वीर पेंट करता हूँ, मगर एक शख्स है जो इन तस्वीरों को मुझसे भी बेहतरीन अंदाज में पेंट करता है। वो जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और वो जो चाहता है कि आप उसे ना भूलें। उसकी तमहीद तवील होती जा रही थी और राविया का दिल गोया पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। वो जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और वो जिसका नाम, राविया का सांस अटका, उमर इकराम मलिक है। बाहर बादल इस जोर से गरजे कि उनकी घन गरज गोया इस लम्हे से अपनी समाज को चीरती हुई महसूस हुई थी। उमर, बेयकीन नज़रों से मुकाबिल को तकती वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। और अगर पेंटिंग्स भेजने वाला वाकई उमर हुआ, फिर किसी का कुछ दिनों पहले किया गया एक जताता हुआ फिक्रा जहन से टकराया। इस लम्हे उसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ था। शुक्रिया। बामुश्किल अपने लहजे को हमवार रखती वो उठ खड़ी हुई थी। मुकाबिल कुछ कह रहा था, मगर वो सुन ना रही थी। हाथों में वाज़े लर्जिश थी। वो खड़ी हुई और उसके ऑफिस रूम से बाहर निकल आई। बामुश्किल चंद कदम लिए थे उसने अभी कि सामने से आते एक शख्स को देखकर भी साख्ते उसके चलते कदम थमे। दूसरी जानिब वो शख्स भी ठटक कर रुका था। राविया ने लब काटे और हाथों को सख्ती से आपस में रगड़कर उनकी कपकपाहट को कम करना चाहा। हेलो डियर कज़न। अब वो उसके करीब चला आया था। तुम यहाँ? वो पूछ रहा था और राविया के लिए ज़ुबान से अल्फाज निकालना मुश्किल हो रहा था। न जाने क्यों ये शख्स हमेशा गलत वक्त पर ही सामने आता था। राविया, तुम ठीक हो? उमर ने कदरे नरमी से पूछा। राहदारी में इस लम्हे वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। राविया ने आंखें मीच कर खोली। कोई शिद्दत से याद आया था। वो भी तो इसे परेशान देखकर यूं ही पूछता था, और इन 4 दिनों में उसका यह अंदाज राविया ने किस कदर शिद्दत से याद किया था, सिर्फ वही जानती थी। ओह उमर, तुम यहाँ! व्हाट अ कोइंसिडेंस। हामिद दुरानी, जो अभी अभी अपने ऑफिस रूम से बाहर निकला था, उमर को देखकर उनके करीब चला आया। इसके और उमर के बीच चंद जुमलों का तबादला हुआ था। राविया खाली खाली नज़रों से दोनों को देख रही थी। कुछ पल गुजरे और हामिद वहाँ से निकल गया। उसके वहाँ से निकलते ही उमर ने एक बार फिर राविया को मुखातिब किया था। राविया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्योंकि अगर जो मुझे लग रहा है वो सच है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें वाज़े करना चाहता हूँ। वो हतमी लहजे में बोला। कोई और वक्त होता तो वो उसे इनकार कर देती, मगर इस वक्त वो खुद भी उससे कुछ बातें क्लियर करना चाहती थी, सो हामी भर ली। शुक्रिया। वो खुले दिल से मुस्कुराया। जवाबन वो कुछ कह ना पाई। हामिद की आर्ट गैलरी के बराबर में एक रेस्टोरेंट है। अगर तुम माइंड ना करो तो हम वहाँ चलकर बात कर सकते हैं। उसका लहजा आज बहुत मुख्तलिफ था, बिल्कुल वैसा जैसा कल राना फवाद के घर था। मगर राविया ने इस लम्हे किसी चीज़ पर गौर नहीं किया था। उसके दिमाग में इस लम्हे जो कुछ चल रहा था वो इसे इस तरह में मुब्तला कर रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी दिल के अंदर कुछ टूट सा गया था। अनजान मुसव्विर का जो खाका उसके जहन में था वो मस्क हो गया था, और इख्तिताम पर जो तस्वीर सामने आई थी वो एक भयानक ख्वाब की मानित थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों हामिद की आर्ट गैलरी के बराबर ही में बने रेस्टोरेंट में एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। क्या हामिद के पास तुम पेंटिंग के सिलसिले में गई थी? उमर ने बात का आगाज़ किया था, जबकि राविया का ध्यान उसकी जानिब ना था। वो बाएं तरफ वाली शीशे की दीवार से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। राविया, उमर ने फिर पुकारा। उसने आहिस्तगी से रुख मोड़कर उसे देखा और बिना कुछ कहे इस बात में सर हिलाया। दूसरी जानिब उमर ने एक गहरी सांस खींची थी। उसने तुम्हें सच बता दिया होगा यकीनन, हालांकि मैंने मना कर रखा था उसे। उसके लहजे में तासुफ बोल रहा था। बाहर बरसात हनूस जारी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उमर के हर जुमले के साथ राविया के अंदर हो रही थी, मगर उसने सख्ती से खुद को आंसू बहाने से रोक रखा था। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले वो पेंटिंग्स तुम भेजते रहे हो? राविया ने पूछा, हर तासुर से आरी लहजे में। सच पूछो तो नहीं, मैं नहीं चाहता था।
वैसे भी मैं अब थक चुका हूँ तुम्हारे पीछे भाग भाग कर। जो बातें कल रात तुमने मुझसे कही, मैं उन्हें कबूल कर चुका हूँ। मैं कबूल कर चुका हूँ कि अब तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। राविया ने बगौर उसे देखा मगर जवाब ना दिया। एक बार फिर शीशे के पार बरसती बूंदों पर नजर टिका दी। एक मंदिर सा दिखाई दिया था उसे उस लम्हे शीशे के पार। लोगों के हजूम से हटकर हाथ में कैमरा थामे खड़ा शख्स, एक शख्स जो शायद इस हसीन मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। मंजर बहुत वाज़ेह ना था, एक धुंधला सा अक्सनुमा था, मगर ऐसा ज़रूर था कि राबिया उसे देख पा रही थी। मुझे मालूम है तुम अब भी बेयकीन हो। मुझे ये भी मालूम है कि अनजान मुसव्विर का खाका तुम्हारे जहन में किस शख्स का था। उमर ने फिर बात का आगाज़ किया। मगर बुरा मत लगाना राबिया, ये बात हकीकत है कि उस शख्स ने 7 साल तक तुम्हें कभी भी भूल से भी याद नहीं किया। राबिया ने रुख नहीं मोड़ा, अगरचा दिल में एक फांसी चुभी थी। क्या वाकई? उस लम्हे दिल ने दिमाग से सवाल किया। उन 7 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब आबिद हैदर अली को राबिया शाहनवाज भूली हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया था, सो आई एम सॉरी राबिया, पर तुम मुझे नहीं जानती। और इसी लम्हे एक फिक्रा था जो भूला भटका सा आकर जहन के पर्दे पर फैल गया। उसके गले में आंसुओं का गोला सा अटका। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा था। उसे मुकम्मल खामोश पाकर उमर ने एक बार फिर बात का आगाज़ किया था, और अब की बार राबिया खामोश नहीं रही थी। हकीकत मुख्तलिफ है उमर, तुम आबिद को वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानती हूँ, इसलिए उनके बारे में कोई राय भी कायम मत करो। रुख मोड़कर आम से लहजे में कहा। दूसरी जानिब खिलाफ तवक्को उमर ने कोई सख्त जवाब ना दिया। जानता हूँ तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो, मगर राबिया, कभी सोचा कि क्यों उसने तुमसे इतना अरसा राब्ता कायम नहीं रखा? एक शख्स जो 7 साल आपको मुकम्मल नज़रअंदाज करता रहा हो, उसे कोई इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकता है? उसका लहजा नॉर्मल था, मगर उसकी बातें राबिया को बुरी तरह जख्मी कर रही थीं। तुम बताओ, मुझे पेंटिंग्स क्यों भेजते थे? राबिया ने मौजूद गुफ्तगू बदला। उसकी आंखें खुश्क थीं और चेहरे पर खोजने से भी कोई तासुर दिखाई ना देता था, क्योंकि इसके बदले आंसू बादल बहा रहे थे जो आज दिल खोलकर बरसने का इरादा लिए आए थे। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। जवाब फौरन ही आया था और राबिया बस उसे देख कर रह गई। और जिससे मोहब्बत हो उसे हम एक पल के लिए भी फरामोश नहीं कर सकते। कजा के 7 साल बात के इख्तिताम पर वो अपने मखसूस अंदाज में तंज करना नहीं भूला था, मगर राबिया चौंकी बुरी तरह, न जाने क्यों। उमर के अदा किए गए पिछले जुमले में वो एक लफ्ज़ पर अटकी थी। किस लफ्ज़ पर? अलबत्ता जवाब एक बार भी ना दिया। अगर तुम इजाज़त दो तो कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कल रात से उमर का ये बदला रवैया बहुत हैरानकुन था। कहो। क्या हम सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते राबिया? अब जबकि मैं इस बात को कबूल कर चुका हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते, तो क्या तुम मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती कि मुझे अपने दुश्मनों की फहरिस्त से निकाल कर दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर लो, जबकि कल तुमने मुझे खुद इस नहज पर सोचने का कहा था? वो गोया इल्तिजा कर रहा था और राबिया को उसका लहजा उलझा रहा था। तुम कभी मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल नहीं रहे उमर, लेकिन तुम कभी मेरे दोस्तों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स को दोस्त माना है, जिसका नाम तुम अच्छे से जानते हो। उमर की रंगत फाक हुई। राबिया मज़ीद कुछ कह रही थी। हाँ, मगर एक रिश्ता अब भी हमारे दरमियान है। तुम कज़न हो मेरे, और इस रिश्ते से मैंने ना आज से पहले इनकार किया है और ना आइंदा कभी करूँगी। साफ कोई से जवाब दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, उमर ने कहा। दूसरी जानिब राबिया उठ खड़ी हुई। चलती हूँ। वक्त देने के लिए शुक्रिया, पर अगर तुम एक कॉफ़ी मेरे साथ पी लेती तो मुझे अच्छा लगता। उमर ने फ्रैंक लहजा अपनाया। बहुत माजरत, मगर मुझे भी घर पहुंचना है, फिर कभी सही। मेज़ पर पड़ा अपना पर्स उठाते हुए बोली। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ राबिया। उसे आगे बढ़ते देख वो भी अब खड़ा हुआ था। शुक्रिया, मगर मैं मैनेज कर लूँगी, कदरे मुस्कुरा कर कहा। उमर के चेहरे पर भी मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। राबिया कम से कम उससे बात कर रही थी, उसके लिए यही बहुत था। बेहतर, यक लफ्ज़ी जवाब दिया। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ। राबिया एक बार फिर पलटते पलटते ठहरी। जब तुम्हें लगता है कि ये बात मुझे बुरी लग सकती है तो तुम कहना ही क्यों चाहते हो? भव ने अचकाए पूछा। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा मुखलिस हूँ। कहो, उसके पिछले जुमले को नज़रअंदाज करती बोली। हो सके तो हमारी आज की मुलाकात के मुतालिक आबिद को मत बताना, क्योंकि जो भी है अब वो शौहर है तुम्हारा। अंदाज सरसरी सा था। राबिया बुरी तरह चौंकी। वो उमर ऐसे नहीं हैं। बहुत ज़ब्त से अल्फाज अदा किए थे।
احتیاط اچھی ہے راویہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اب میری وجہ سے تم دونوں کے بیچ کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ میں خود بھی ایک مرد ہوں اور مردوں کی فطرت سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ خود سے جڑی عورت کے بابت وہ ایسی بات نظر انداز نہیں کرتے، پھر چاہے محبت کے کتنے بڑے دعوے دار ہی کیوں نہ رہ چکے ہوں۔ ایسے معاملات میں ان کی انا آڑے آ ہی جاتی ہے۔ راویہ کے ماتھے پر بل پڑے، دل کی کیفیت کچھ عجیب ہوئی تھی۔ مشورے کا شکریہ، مروتاً کہتی پلٹی، اور اگلے ہی لمحے راویہ پلٹ گئی تھی، اور پلٹتے ہی یکدم اس کے تاثرات میں تبدیلی آئی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آئی۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ اصولاً اسے کیب کروانی چاہیے تھی، مگر فی الوقت وہ اس وقت برستی بارش میں بھیگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فٹ پاتھ پر پیدل ہی چلنے لگی، مکمل سفید شلوار قمیض پر سفید ہی دوپٹہ لیے جو اب سر سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ دونوں بازوؤں کو باندھے چل رہی تھی اور آسمان سے برستا پانی اسے بھگا رہا تھا۔ کب سے جن آنسوؤں پر بند باندھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور آنسو بہہ نکلے، مگر بارش کے پانی میں بھیگے چہرے پر آنسوؤں کو کھوجنا ممکن نہ تھا۔ خیالات بری طرح الجھ رہے تھے۔ آج کا دن گویا انکشاف کا دن تھا، اور یہ انکشاف اس کے لیے ہرگز اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر ہوئی تھی اسے یوں ہی پیدل چلتے، ناک سرخ پڑ چکی تھی، جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ بیمار پڑ جائے گی، وہ جانتی تھی، مگر اس وقت جو کچھ اس کے اندر چل رہا تھا وہ جسمانی تکلیف سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ عابس کب واپس آئے گا اسے نہیں معلوم تھا، اور اب وہ ان 6 پینٹنگز کا کیا کرے گی اسے وہ بھی نہیں معلوم تھا۔ کچھ تھا جو بری طرح سے ٹوٹا تھا، کرچیاں پورے بدن میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے کس چیز پر زیادہ تکلیف ہوئی تھی؟ عمر کے انجان مصور ہونے پر، یا عابس کے انجان مصور نہ ہونے پر؟ یا تکلیف کی وجہ کچھ اور ہی تھی؟ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس ڈھلتی شام میں برستی بارش کے بیچ سڑکوں پر خود کو بے وجہ ہلکان کرتی اس لڑکی کے آنسوؤں میں شدت آئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے 4 دن سے عابس کی صورت نہیں دیکھی، اور اسے یاد آیا تھا کہ ایک وقت تھا جب اس نے 7 سال تک عابس کی صورت نہیں دیکھی تھی، اور اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ 4 دن پہلے وہ اس سے خفا ہو کر گیا تھا، اور یہ بھی کہ 7 سال پہلے بھی اس سے خفا ہو کر گیا تھا۔ کیا وقت ایک بار پھر خود کو دہرا رہا تھا؟ کیا 7 سال پہلے کہ اس ایک دن میں اور آج میں فرق تھا؟ ہاں، فرق تھا، اور بہت واضح فرق تھا، مگر کیا راویہ اس فرق کو محسوس کر پا رہی تھی، یا عمر اکرام کی باتیں عابس کے متعلق اس کے خیالات میں بدلاؤ لا چکی تھیں؟ اس لمحے کون جان سکتا تھا؟ آسمان اب جامنی ہو چکا تھا۔ شام نے رات کا سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بادلوں نے نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ گھر اب قریب تھا اور اس کا جسم پوری طرح درد کر رہا تھا۔ اس کی چال میں لڑکڑاہٹ تھی، رنگت متغیر تھی، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، اور آنکھیں بھی۔ فرینچ بریڈ سے لٹوں کی صورت نکلتے بال چہرے پر چپک گئے تھے، تھوڑی سے پانی قطروں کی صورت ٹپ ٹپ بہہ رہا تھا۔ مزید چند منٹ گزرے اور وہ سیاہ و سفید روح ہاؤس میں داخل ہوئی۔ لب سختی سے آپس میں پیوست کر کے خود پر ضبط کرتی ایک گیلی سانس اندر کو کھینچی۔ ڈور بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگی تھی کہ دوسری جانب سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا، اور دروازے پر جو شخص نمودار ہوا تھا اسے دیکھ کر راویہ کی رہی سے ہی ہمت بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ آ گیا تھا، ہاں وہ آ گیا تھا۔ وقت نے ایک بار پھر سے خود کو نہیں دہرایا تھا، اور تپتے صحرا میں ننگے پیر سہارے کی تلاش میں چلتی راویہ کو گویا اس لمحے کسی بہت اپنے کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ مگر کیا اب سب کچھ ٹھیک تھا؟ کیا صرف عابس کا واپس آ جانا ہی کافی تھا؟ وہ سوچ رہی تھی اور بس سوچے ہی جا رہی تھی۔ دوسری جانب عابس نے اسے دیکھا اور پتھر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں سوجن تھی، یعنی وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ اس کے لب جامنی پڑ چکے تھے، ناک سرخ پڑ چکی تھی، وہ کپکپا رہی تھی، یعنی وہ کافی دیر سے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور عابس کے اندر، بہت اندر، کہیں ایک تیز سی اٹھی تھی۔ راویہ، میرا بچہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تسمینہ، جو عابس کے پیچھے کھڑی تھی، تیزی سے آگے آئیں۔ راویہ کی نظر اب ان پر پڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اندر لیا اور اس کے مقابل آئیں۔ تم کہاں تھی راویہ؟ عابس ابھی گھر لوٹا ہے۔ موسم خراب تھا، میں اور فروا بہت پریشان ہو رہے تھے تمہارے لیے۔ تم کچھ بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ عابس تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلنے لگا تھا۔ تسمینہ نے بے ربط جملے ادا کیے، لہجے میں فکر مندی تھی، مگر راویہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ان کے پیچھے کھڑے شخص پر تھیں جو یک تک اسے دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکائے، ساکت اور جامد سا۔ ہو سکے تو ہماری آج کی ملاقات کے متعلق عابس کو مت بتانا، کیونکہ جو بھی ہے اب وہ شوہر ہے تمہارا۔ خاموشی سے اسے تکتی راویہ کے ذہن میں چند جملے شور برپا کر رہے تھے۔ راویہ، میرا بچہ، کچھ تو بولو، تسمینہ اس شراب کے عالم میں کہے جا رہی تھی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ خود سے جڑی عورت کے بابت وہ ایسی بات نظر انداز نہیں کرتے، پھر چاہے محبت کے کتنے بڑے دعوے دار ہی کیوں نہ رہ چکے ہوں۔ ایسے معاملات میں ان کی انا آڑے آ ہی جاتی ہے۔ وہ دونوں مکمل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پریشان سی تسمینہ راویہ کو۔
When I said I trust you, I mean it. एक और फिक्रा जहन से टकराया। इस लम्हे एक मंजर भी जहन की स्क्रीन पर उभरा था। वो मंजर जब रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल से वो बाहर एक शख्स को कैमरे में इतराफ के मनाजिर कैद करता देख पा रही थी। अगले ही लम्हे उसने आंखें एक पल के लिए बंद करके खोली और गीली सांस अंदर को खींची। पैर चलते और दिमाग माउफ। जहन ने चंद अल्फाज से तरतीब दिए थे और उसने मजीद कुछ भी सोचे बगैर मध्यम आवाज़ में कहा, उमर के साथ थी। तस्मीना बेयकीने के आलम में एक कदम पीछे हटी, जबकि आबिस के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो मजबूत कदमों से चलता उस तक आया। राविया ने नज़रें उठाकर उसे देखा। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थीं। राविया के लिए मजीद खड़ा रहना दुश्वार होने लगा। अगले ही लम्हे आबिस ने उसकी कोहनी थामी नरमी के साथ, और फिर उसे यूं ही उसे साथ लिए आगे बढ़ गया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई तफ्तीश किए। वो डुबडुबाई आंखों से उसे देखती किसी मकनातीस की तरह उसके साथ खिंचती चली गई। वो उसे रूम में लेकर आया था। आहिस्तगी के साथ उसकी कोहनी छोड़ी और अलमारी की तरफ जाकर सबसे पहले एक तौलिया निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। राविया ने उसके हाथ से तौलिया लेते हुए दुपट्टे को उतारकर एक तरफ रखते अपने बाल खोलकर तौलिए से खुश किए। तब तक वो इसका एक अदद सूट लेकर हाजिर हो चुका था। उसकी जानिब हैंगर बढ़ाया। राविया ने बिना वक्फा किए उसकी जानिब देखे बगैर हैंगर उसके हाथ से थाम लिया था। जिस्म में हनूस कपकपाहट थी। आबिस ने एक बार फिर उसे कोहनी से थामकर बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे, मगर दोनों ही की खामोशी हम कलाम कर रही थी। वो फ्रेश होकर निकली। नाक अब भी सोखती और बहना शुरू हो चुकी थी। आबिस जो बेड पर बैठा उसके बाहर निकलने के इंतज़ार में था, एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ा। नरमी से उसका हाथ थामकर बेड की तरफ लाया और बिठाते हुए नज़दीक पड़े मेडिसिन बॉक्स में से मेडिसिन निकालकर उसकी हथेली पर रखी और पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। राविया ने बिना कुछ कहे पानी की घूंट के साथ दवाई निगली थी। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ये पहला जुमला था जो आबिस के मुंह से अदा हुआ था। राविया ने बेख्तियारी में नज़र उठाकर उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली थीं। कुछ पल बेवजह एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों ही ने एक साथ नज़रों का जाविया बदल लिया। आपके राविया दोनों पैर ऊपर कर रही थी। आबिस ने तकिया दुरुस्त किया और वो लेट गई। अगले ही लम्हे आबिस ने कंफर्टर उसके ऊपर डाला था। कुछ पल बेमसरफ खड़ा रहा, फिर पलटा कि ऐन उसी लम्हे राविया ने उसका हाथ थामा। उसने झटके से रुख मोड़कर उसे देखा, जिसकी नम आंखें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। मेरे पास रहें, बस 3 अल्फाज अदा किए थे उसने, और आबिस बिना कुछ भी कहे बेड के नज़दीक ही मगर नीचे फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया, एक पैर उठाकर दूसरा फोल्ड किए। राविया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और वो चाहता था कि वो कभी उसका हाथ छोड़े भी ना। एक लंबी पुरसकून नींद लेकर वो उठी तो कदरे बेहतर महसूस कर रही थी, मगर सर हनूज भारी था। कुछ देर यूं ही छत को तकते रहने के बाद किसी लम्हे के ज़ेर असर रुख मोड़कर बाएं जानिब देखा, जहां आबिस अब मौजूद ना था। वो कहाँ गया, उसने सोचा, और अगले ही लम्हे यादों का एक शदीद हमला हुआ था। आज पेश आने वाले वाक़यात पूरी जज़ियत के साथ जहन की स्क्रीन पर उभरने लगे। शदीद बेचैनी के आलम में वो वहाँ उठ बैठी और सर बेड क्राउन से टिकाकर आंखें सख्ती से मींचकर लंबे लंबे सांस लेकर खुद को कंपोज करने लगी। एन इसी लम्हे कमरे के दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई थी। उसने तेजी से आंखें खोली। सामने से वो चलता हुआ आ रहा था। आबिस को देखकर गोया पूरे वजूद में सुकून से उतरता महसूस हुआ था उसे। वो हाथ में एक ट्रे थामे हुआ था, यकीनन उसके खाने के लिए कुछ लाया था। तबीयत कैसी है अब? बेड के नज़दीक स्टूल खींचकर बैठे हुए ट्रे उसके सामने रखी। लहजा हमवार था। राविया ने नज़रें झुकाकर एक नज़र ट्रे को देखा, जिस पर सूप का प्याला रखा दिखाई दे रहा था। फिलहाल तुम्हें इसकी ज़रूरत है, उसे ट्रे को देखता पाकर कहा, और राविया ने सोचा था कि वो इस कदर परेशान सूरत हाल में भी इतना पुरसकून कैसे दिखाई दे रहा था। अगर तो तुम मुझसे खफा हो तो आई एम रियली सॉरी, मगर मुझे अर्जेंट इस्लामाबाद जाना पड़ा था, वरना तुम्हें इस तरह मैसेज पर इन्फॉर्म हरगिज़ ना करता। उसकी खामोशी को आबिस ने उसकी नाराज़गी समझा था, या जानकर वो ऐसी बातें कर रहा था। उसका ध्यान बटाने की खातिर राविया समझ ना पाई, मगर अपना लगाया गया दूसरा अंदाज़ा उसे सही लगा था। वो बस उसी खामोशी से उसे देखेगी। मज़ीद एक बात, तुमसे खफा होकर नहीं गया था, बस वक्ती गुस्सा आया था क्योंकि तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मगर उन 4 दिनों में मैं अपनी जल्दबाजी पर किस कदर पछताया हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। साड़ी अकड़ निकल गई जब पता चला 4 दिन तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाऊँगा। ट्रे से सूप का प्याला उठाकर चम्मच भरकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था। राविया ने मुकम्मल खामोशी से सूप का घूंट भरा था। हैरान नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थीं। तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए था, पता है ना तुम बीमार पड़ जाती हो। दूसरा चम्मच उसकी जानिब बढ़ाया और फिर तीसरा और चौथा। हल्की फुल्की बातों के दौरान वो उसे सूप का पूरा प्याला ख़त्म करवा चुका था, मगर राविया ने अब तक मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था।
ٹرے اور سوپ کا پیالہ خالی اٹھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا روٹین رہی تمہاری ان 4 دنوں میں؟ وہ قدرے فرصت سے وہاں آ کر بیٹھا تھا، شاید خوشگواریت سے پوچھنے لگا۔ اسے یکٹک تکتی راویہ کے لب اب کے ہلے تھے۔ میں عمر سے ملی تھی آج، لہجہ گمسم سا تھا۔ تم بتا چکی ہو۔ پوچھیں گے نہیں کیوں ملی تھی؟ کوئی کام رہا ہوگا یقیناً۔ آپ کو برا نہیں لگا؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ آپ کو عمر پسند نہیں ہے۔ پسند تو وہ تمہیں بھی نہیں ہے، مگر وہ تمہارا کزن ہے۔ کوئی کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ عابس حیدر علی راویہ شاہ نواز پر کر سکتا ہے۔ راویہ لاجواب ہوئی، پھر قدرے وقفے کے بعد دوبارہ آغاز کیا۔ اگر آپ کسی سے محبت کریں اور وہ 7 سال تک آپ کی جانب مڑ کر بھی نہ دیکھے، کیا ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کے لہجہ نام اور انداز مبہم تھا۔ عابس کو کم از کم اس سوال کی توقع نہ تھی۔ ایک پل کے لیے اسے چپ لگی، پھر عام سے لہجے میں بولا، نہیں۔ راویہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے واضح جواب کی وہ امید نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولی، کیوں کیا ایسا؟ میں مجبور تھا۔ جواب فوراً ہی آیا۔ کیسی مجبوری؟ تم سے شرمندہ تھا۔ کیسی شرمندگی؟ تمہیں اگنور کر کے نہیں جانا چاہیے تھا مجھے۔ ایک بار تو مڑ کر دیکھ لیتے۔ کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو پایا۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گے؟ عابس ٹھٹکا، بغور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، مگر یہ شکوہ 7 سال تک اسے بھولے رہنے کا نہیں تھا۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس کھینچی۔ کیسے پتا چلا تمہیں؟ گویا ہار مانتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج حامد درانی سے ملی میں، راویہ نے پھر کہنا شروع کیا۔ عابس کو حیرت نہ ہوئی۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ عمر وہ پینٹنگز بیچتا رہا ہے۔ اس کے ایک جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی عابس۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ آرٹ گیلری میں مجھے عمر ملا اور میں نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا۔ وہ خاموش ہوئی، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے پینٹنگز کیوں بھیجتا تھا۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عابس کے چہرے پر سایہ سا ہو کر گزرا۔ تمہیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا؟ آ جاتا اگر میں اسے نہ جانتی ہوتی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر دوبارہ کہنے لگی، عمر عابس ایک خود پسند انسان ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے چاہتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے کیونکہ میں اس کی ضد ہوں، محبت نہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو کبھی احسان جتائے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ 7 سال تک مجھے ایسی پینٹنگز بھیجتا رہے جسے بنانے میں اسے کافی طاقت اور محنت صرف لگی ہو اور مجھے پتہ بھی نہ چلنے دے؟ اور پھر آج ایک دم سے وہ مجھ پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ پینٹنگز وہ بھیجتا رہا ہے، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا عابس کہ آخر عمر ایسا کیوں چاہتا تھا۔ وہ کیوں چاہتا تھا کہ میں سمجھوں پینٹنگز وہ بھیجتا ہے؟ اور جواب بس ایک ہی تھا اور بہت واضح تھا۔ وقفہ کیا، پھر بولی، کیونکہ یہ 6 پینٹنگز عابس۔ بیڈ کے ٹھیک سامنے والی دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ عابس نے رخ موڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا جو آنسو پر ضبط کرتی کہے جا رہی تھی۔ ایک ایسے انسان نے بنائی ہے جو مجھ سے واقعی میں محبت کرتا ہے، وہ جو مجھے اپنی قیمتی متاع سمجھتا ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے میری خوشی ہے، باقی پوری دنیا ثانوی ہے۔ وہ جو اپنا وقت اور طاقت بخوشی میرے لیے کچھ بنانے میں صرف کر سکتا ہے، بنا احسان جتائے، بنا مجھے محسوس کروائے، بہت خاموشی سے مجھ تک یہ پینٹنگز پہنچا دیتا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیتا کہ وہ 7 سالوں تک مجھے نہیں بھولا، جو میری ہر تلخی برداشت کرتا ہے مگر سامنے سے اف تک نہیں کہتا، جو نہیں بتاتا کہ اس نے گزرے ہوئے سالوں میں مجھے کتنا یاد کیا، جو نہیں کہتا کہ راویہ تکلیف صرف تم نے برداشت نہیں کی، میں نے بھی کی ہے۔ وہ شخص جو میری زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت باب ہے، وہ شخص جس کا نام عابس حیدر علی ہے، اور وہ شخص جسے میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا ہے۔ اس کی آواز رند گئی تھی مگر آنسو نہ نکلے۔ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہی تھی۔ عابس کو تکلیف ہوئی۔ میں چاہتا تھا تم خود اس سچ کو تلاش کرو، مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ عابس، خدا کے لیے اب تو معافی مانگنا چھوڑ دیں۔ کیوں ہیں آپ ایسے؟ پچھلے 4 مہینوں میں میری ہر تلخی برداشت کرتے رہے،
ایک بار تو کہہ دیتے کہ میں نے تم سے رابطہ نہیں توڑا تھا راویہ، بلکہ تم خود مجھے بھول گئی تھی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ آج راویہ جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم تھا۔ اس سب میں آپ کا کیا قصور ہے عابس؟ عابس کی بات سمجھنا اس کے لیے فی الحال ایک مشکل امر تھا۔ ممی سے میں نے کہا تھا تمہیں حامد کے بارے میں بتانے کے لیے۔ آپ نے؟ وہ چونکی۔ تمہیں کچھ دن پہلے ایک انجان نمبر سے میسج ملا تھا، کوئی تھا جو تمہیں انجان مصور کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ جانتی ہو وہ کون تھا؟ رازدارانہ انداز میں پوچھے سوالیہ ابرو اچکائی۔ عمر تھا وہ شخص عابس۔ وہ فوراً ہی بولی۔ ہاں وہ عمر تھا راویہ، میں نے اس نمبر کی ڈیٹیلز نکلوائی تھی۔ وہ نمبر عمر کے ایک امپلائی کے آئی ڈی کارڈ پر رجسٹرڈ تھا، یعنی وہ پیغام تم تک عمر کی ایما پر آیا تھا۔ عمر کو انجان مصور کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ کیسے؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ حامد کی طرف سے میں اس وقت مطمئن تھا۔ میں نے ہی ممی سے کہا تھا کہ تمہیں حامد کے بارے میں بتائیں، اس سے پہلے کہ عمر کچھ اور کرے۔ میں خود تمہیں بتا دیتا، پر موقع نہ مل پایا، اور اپنے لوٹنے تک کا انتظار میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مگر مجھے علم نہ تھا کہ حامد تم سے جھوٹ کہے گا۔ اس نے تمہیں ہر بات سچ بتائی راویہ۔ وہ واقعی میرا دوست تھا اور تم تک پینٹنگز پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی تھی، مگر تم سے اس نے پینٹنگز بھیجنے والے کا اصل نام چھپا لیا۔ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے مخلص ہے، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے تمہیں اس کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ غلطی میری ہے۔ آج میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اب عابس آپ نے ایک اور بار مجھ سے سوری کہا تو زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گی۔ دھونس بھرے لہجے میں ناک پھلائے کہتے ہوئے اس کے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اوکے آئی ایم سوری، یوں خفا تو نہ ہو۔ عابس لب دبا کر مسکرایا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ بہت اچھا ہوں میں نے ان 4 دنوں میں آپ کو بالکل یاد نہیں کیا۔ تم نے ان 4 دنوں میں صرف مجھے یاد کیا۔ آئی ہیٹ یو، یو لو می۔ اسے بری طرح زج کرتا کہ وہ ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ راویہ سب کچھ بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بے ساختہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ تم سے زیادہ نہیں، جواب فوراً ہی آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں عابس میں عمر پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ ایک بار پھر اسی موضوع پر آئی تھی۔ کیونکہ وہ انسان کبھی نہیں سدھر سکتا۔ آج اس نے اپنا رویہ تو تبدیل کر لیا، مگر اپنی حرکات نہیں بدل پایا۔ وہ آج بھی اتنا ہی خبیث ہے۔ اب کیا کیا اس نے؟ راویہ کے آخری جملے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا آپ کو، اس نے گیلی سانس کھینچتے کہا۔ اسی لمحے عابس کے موبائل کی بیپ بجی تھی۔ اس نے قریب ہی رکھا اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ انجان نمبر سے کچھ تصاویر واٹس ایپ کی گئی تھیں اسے۔ تصاویر کھولنے کے بعد وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ راویہ درست کہہ رہی تھی، وہ انسان واقعی نہیں بدل سکتا تھا۔ ان تصاویر میں راویہ ریسٹورنٹ میں عمر کے مقابل بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ مختلف تصاویر مختلف اینگل سے لی گئی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر یہ کرنے والا ہے؟ عابس نے اسکرین پر نظریں جھکائے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ میں نے ایک شخص کو ہماری تصاویر بناتے دیکھ لیا تھا، راویہ نے کہا۔ ذہن میں ایک منظر گھوما تھا جب ریسٹورنٹ میں گلاس وال کے پار ایک شخص کو لوگوں سے ہٹ کر بالکل کونے میں کھڑا دیکھ پا رہی تھی، جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ چھپنے کی کوشش ضرور کی تھی اس شخص نے، مگر ناکام رہا تھا۔ پتہ ہے کیا عابس، عمر نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو آج کی ہماری ملاقات کے بارے میں نہ بتاؤں، کیونکہ آپ مجھے غلط سمجھیں گے۔ راویہ نے پھر بات کا آغاز کیا۔ تم اس لیے جھجک رہی تھی یہ بتاتے ہوئے کہ تم کہاں تھی؟ عابس کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ جواباً راویہ خاموش رہی، پھر قدرے وقفے کے بعد دوبارہ بولی۔ صرف یہی نہیں عابس، آج اس نے بہت کوشش کی تھی آپ کے متعلق میرا برین واش کرنے کی، اور یہ تصویریں بھیج کر آپ کو میری طرف سے متنفر کرنا چاہتا تھا وہ۔ اس کا اصل پلان وہ پینٹنگز نہ تھیں عابس، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے علم تھا کہ پینٹنگز اس نے نہیں بنائیں۔ یہ بات مجھے جلد ہی پتہ چل جائے گی۔ اس کا اصل پلان ہمارے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنا تھا۔ پچھلے بار کی اس کی گئی کوشش ناکام ہوئی، اس نے ایک بار پھر وہی کوشش دہرائی۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے اس رشتے کو غلط فہمیوں کی نظر کر دے۔ وہ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ عابس نے ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر قدرے نرمی سے بولا۔ راویہ، آج جس رشتے میں ہم بندھے ہیں اس سے پہلے بھی ایک رشتہ ہمارے بیچ رہ چکا ہے، دوستی اور بھروسے کا رشتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نئے رشتے کے بن جانے کے بعد بھی ہمارا وہ پرانا رشتہ کہیں نہ کھوئے۔ غلط فہمیاں کسی بھی رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو اور میں تم پر۔ آپ پر بھروسہ ہے عابس، آپ پر ہی تو ہے، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے غلط سمجھیں گے۔ تمہیں ایسا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ محبت کے اتنے دعووں کے بعد بھی اگر میں تم پر شک کروں تو لعنت ہو میری محبت پر۔
اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ راویہ نے کچھ لمحے اسے بغور دیکھا اور ذہن میں چند الفاظ ترتیب دیے۔ آپ بہت اچھے ہیں عابس۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر لائف پارٹنر ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہ خاموش ہوئی اور عابس کے چہرے پر واضح ناگواری پھیلی۔ اس مشکل کی وضاحت کرنا پسند کرو گی؟ آپ جانتے ہیں، اگر تو اس مشکل سے تمہارا اشارہ عمر اکرام کی جانب ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ اب اگر وہ مجھے جان سے بھی مارنے کی کوشش بھی کرے تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ عابس؟ راویہ دہل کر رہ گئی۔ جواباً وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تب ایک بار پھر راویہ ہی نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے چھوڑ دیں۔ لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ حالات یکدم ہی رخ موڑ گئے۔ ماحول پر تناؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تم سے راویہ مجھے اس قدر بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ عابس کی آنکھیں سرخ پڑیں۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں عابس، آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ جب تک ہم ساتھ رہیں گے عمر ہمیں سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ مارے کے غصے کے اس کی آواز کانپی تھی۔ بہت اچھے سے۔ اب کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اس کے مقابل آتے بے لچک لہجے میں بولی۔ عابس نے اسے دیکھتے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ وقت کم از کم غصہ کرنے کا نہیں تھا۔ راویہ سے نمٹنے کے بہت سے دوسرے طریقے بھی تھے جو وہ جانتا تھا اور اب ایسا ہی طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ سوالیہ ابرو اچکائی۔ جی۔ تم مجھ سے ڈائیورس مانگ رہی ہو راویہ؟ یوں پوچھا جیسے تصدیق چاہتا ہو۔ مقابل چہرے پر تاریک سایہ سا ہو کر گزرا، البتہ لہجے کو نارمل رکھتے بولی۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ راویہ کا دل ٹوٹا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی خود سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو، خلا کا حق ہے تمہارے پاس، جاؤ عدالت اور لے لو خلا۔ مگر ایک بات ذہن میں بٹھا لو راویہ، میری طرف سے ہماری علیحدگی اب میری موت کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ راویہ کو ماحول میں گھٹن بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ اب تم پر منحصر ہے، میری موت کا انتظار کرتی ہو یا عدالت کے ذریعے خلا لیتی ہو۔ وہ اس قدر صفاقی سے اپنی موت کا ذکر کر رہا تھا کہ راویہ کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً اس نے پلکیں جھپکائیں۔ آنکھوں کے پردے پر پھیلا ایک منظر سا تھا جو صاف ہوا تھا۔ راویہ چونک کر سیدھی ہوئی اور گہری سانس خارج کی۔ خدایا، نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی وہ۔ عابس سے علیحدگی؟ استغفر اللہ۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ ابھی جو کچھ اس نے سوچا تھا کم از کم وہ عابس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ دل ہی دل میں سچ شکر ادا کرے کہ وہ الفاظ اس نے اپنے منہ سے نہیں نکالے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو راویہ؟ اسے مسلسل خاموش پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ بس سوچ رہی تھی کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہر لڑکی آپ جیسا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے۔ یعنی تم مجھے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رہی ہو؟ عابس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ ابھی تم نے کہا راویہ کہ ہر لڑکی مجھ جیسا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے۔ اب میں ہر کسی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، مگر خیر 4 کی اجازت تو مجھے ہے نا۔ عابس؟ راویہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلی پل وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ساتھ میں راویہ کے کہکے کی گونج بھی شامل ہوئی تھی۔ ابھی اپنے خیالوں میں یہی جو سوچ رہی تھی وہ۔ پاگل ہیں آپ۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ سر جھکا کر ادب سے بولا گویا گورنش کو بجا لایا تھا۔ راویہ پھر ہنس پڑی۔ چھوڑو اس بات کو، مجھے بتاؤ کیا تم ان پینٹنگز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ سوال ایسا تھا کہ راویہ کے مسکراتے لب ساکت ہوئے۔ دوسری جانب عابس اس کی طرف سے کچھ سننے کا منتظر تھا۔ 7 سال انتظار کیا تھا اس راز کے کھلنے کا۔ میں نہیں جانتی مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، مگر اب میں پرسکون ہوں، بے حد پرسکون۔ لیکن ہاں، میں ان پینٹنگز کے بارے میں ضرور جاننا چاہتی ہوں۔ قدرے وقفے کے بعد کہتی وہ خاموش ہوئی۔ عین اسی لمحے عابس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا ان پینٹنگز کے سامنے جا رکا۔ وہ کافی دیر تک بے مقصد ان پینٹنگز کو تکتا رہا اور راویہ اس کی پشت کو۔ پھر اس طویل خاموشی کا تسلسل عابس ہی کی آواز سے ٹوٹا۔ تمہیں پتہ ہے راویہ، میں نے پچھلے 7 سالوں میں تمہارا کتنا انتظار کیا؟ اس نے کہنا شروع کیا، نگاہیں پینٹنگز پر جمائے۔ آپ کے راویہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ پینٹنگز کے ٹھیک سامنے اس سے ایک قدم آگے آ کر ٹھہر گئی اور رخ ترچھا کر کے نگاہیں اس کے چہرے پر جما لیں۔ میں 5 دن بعد واپس لوٹا تھا اور جب پتہ چلا کہ تم چلی گئی ہو تو ایسا محسوس ہوا کہ پوری دنیا خالی ہو گئی ہو۔ اب زندگی میں سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی، اور یہ ایک تصور میری جان نکالتا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے اس کے چلے جانے پر وہ کن کیفیات کا شکار ہوا تھا، اور راویہ کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ
کہ اس کی غلطی بہت بڑی تھی۔ تم نہیں تھی، مگر صرف تم ہی تھی۔ کسی معمول کی طرح وہ پینٹنگز کو تکتا وہ بس کہے جا رہا تھا، گویا اس پل وہ کسی اور لمحے میں زندہ تھا۔ ایک منظر سا تھا اس کی آنکھوں میں، 7 سال پہلے کا منظر جو تکلیف دہ تھا۔ اس وقت جب میں نے تمہارا چھوڑا گیا لیٹر پڑھا تھا، تب پتہ چلا تھا کہ جسم سے جان نکلتے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے، اور تب پہلی بار احساس ہوا تھا کہ مجھے تم سے کس قدر محبت ہے۔ ایک پل کے لیے راویہ کا سانس اٹکا، وہ پینٹنگز کو دیکھ رہا تھا اور وہ اسے، اور یہ بھی کہ آنے والا وقت تمہارے بغیر کس قدر مشکل ہونے والا ہے۔ عابس نے اپنی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ پھر میں واپس چلا گیا، مگر تمہاری یادوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود تم سے رابطہ قائم نہیں کر پایا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ تم سے شرمندہ تھا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ہنوز رخ ترچھا کیے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی، اگر ISSB جاتے وقت میں تم سے بنا بات کیے نہ جاتا تو تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ آج بھی خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے پینٹنگز بنانے کے بارے میں سوچا تھا، اور پھر تمہاری ہر برتھ ڈے پر ایک پینٹنگ تمہیں بھیجتا رہا۔ تمہیں کبھی بھی علم نہ تھا کہ میں ایک اچھا مصور رہا ہوں، کیونکہ میں نے مصوری ڈیڈ سے سیکھی تھی، اور ان کے چلے جانے کے بعد کبھی دوبارہ پینٹ برشز کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور اسی لیے میں پینٹنگز پر انجان مصور لکھتا تھا، ایک ایسا مصور جسے تم انجان تھی۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ موہوم سی امید تھی کہ تم بھول لو گی یہ پینٹنگز میں بھیجتا ہوں، اور یوں تم مجھے کبھی بھولو گی نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ راویہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہر پینٹنگ تمہاری اور میری زندگی کے ایک فیز سے متعلق تھی، وہ کہہ رہا تھا اور دم سادے سن رہی تھی۔ للی آف دا ویلیز۔ وہ ایک قدم آگے آیا، سفید رنگ کے گھنٹی کے شکل کے پھولوں کی پینٹنگ کے سامنے۔ اب کہ راویہ اس کی پشت دیکھ پا رہی تھی۔ یہ پھول ریٹرن آف ہیپینس کو سمبولائز کرتے ہیں، خوشیوں کی واپسی، جو تمہاری اور میری زندگی کا پہلا فیز تھا۔ اس نے رخ موڑ کر راویہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نہ سمجھی ابھری تھی، پھر دوبارہ سیدھے ہوتے ہوئے کہنے لگا، جب ڈیڈ اور ممی کی ڈائیورس ہو گئی تھی اور ہم ماموں جان کے گھر رہ رہے تھے، وہ میری زندگی کا ایک مشکل وقت تھا، مگر اس وقت تم میری زندگی میں آئی تھی ماموں جان کے گھر ویکیشنز گزارنے۔ تو ماموں جان کے گھر پہلی بار نہیں آئی تھی، مگر میں پہلی بار ٹھہرا ہوا تھا وہاں۔ وہ الٹے قدم لیتا ہوا پیچھے ہٹا اور راویہ کے مقابل آیا، اور اس دوران جب میری زندگی تل پلٹ ہو چکی تھی اور میں بہت ڈسٹرب تھا، تمہاری روز روز کی وہ معصومانہ شرارتیں میری زندگی کو اپنی ڈگر پر واپس لائی تھیں۔ بظاہر میں تمہاری شرارتوں سے اکتا جاتا تھا، مگر صرف میں جانتا تھا کہ تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں مجھے خوشیوں کی طرف لا رہی ہیں۔ راویہ کی آنکھوں سے الجھن غائب ہوئی، رفتہ رفتہ اسے چیزیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ پھر وہ ایک قدم مزید آگے ہوا اور راویہ کا ہاتھ تھام کر اسے ڈیفوڈلز کی پینٹنگ کے سامنے لایا۔ ہماری زندگی کا دوسرا فیز تھا، ایک نئی شروعات کا، اور یلو ڈیفوڈلز۔ آنکھوں سے اس پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ راویہ نے پینٹنگ کو نہیں دیکھا تھا، وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو مزید کہہ رہا تھا، نیو بگننگز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، خاص کر کے ایسی نئی شروعات جو دوستی کے رشتے کی ہو۔ اب کہ وہ سانس لینے کو رکا، دوسری جانب راویہ اب تک اسے دیکھ رہی تھی، اور یہ تیسری پینٹنگ۔ پھر وہ اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے زرد گلاب کی پینٹنگ کی طرف آیا۔ ایک وقت تھا جب زرد گلاب حسد کو ریپرزینٹ کرتے تھے، وکٹورین ایرا میں، مگر آج کے دور میں زرد گلاب دوستی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا تیسرا فیز تھا، جب تمہارے اور میرے درمیان ایک بہت خوبصورت رشتہ تھا، اور وہ تھا گہری دوستی کا۔ اس کے بعد وہ کچھ کہتے ہوئے خاموش ہوا، پھر ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور گہری سانس لی۔ راویہ نے بغور اسے دیکھا، جو ہنوز اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، ایسے کہ رخ اب سرخ گلاب کی پینٹنگ کی جانب تھا۔ شروعات ہوئی تھی چوتھے فیز کی۔ راویہ کی دھڑکن منتشر ہوئی، وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بار عابس نے نہیں بتایا کہ سرخ گلاب کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سرخ گلاب محبت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی زندگی کا چوتھا فیز، محبت کا فیز۔ اور پانچواں فیز؟ راویہ کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے، سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں۔ پانچواں اور 7 سال پہلے کا آخری اور سب سے تکلیف دہ فیز، عابس نے اضافی کیا۔ لانگنگ فار سم ون اور مسنگ سم ون۔ پنک کیمیلیا اسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں، کسی سے ملنے کی خواہش کرنے کو، اسے یاد کرنے کو، ایک ایسے شخص کو یاد کرنے کو جو آپ سے میلوں کے فاصلے پر ہو۔ ہمیں ابھی ہی معلوم ہوا تھا کہ دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ہجر کی سختیاں درمیان میں حائل ہو گئی تھیں۔ اس کے لہجے میں کٹ تھا۔ دوسری جانب راویہ نے پلکیں چپکائیں تو کب سے پلکوں پر بیٹھے آنسو نے چہرے کا رخ کیا۔ اس کے بعد میں نے کوئی اور پینٹنگ نہیں بنائی، کیونکہ ہجر کے بعد کچھ باقی رہتا بھی نہ تھا۔ عابس خاموش ہوا۔
राविया पहले ही खामोश थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था। कुछ पल यूं ही खामोश रहने के बाद वो एक कदम आगे आया और इसका दूसरा हाथ भी थामा और फिर दोनों हाथों को हल्का सा ऊपर करते उसकी आंखों में झांका। तुम राविया मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हो। तुमसे मोहब्बत ना की होती तब भी तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और फिर इस मोहब्बत ने मुझे जिस कदर बेबस कर दिया था, ये कैसे मुमकिन था तुम्हें भूल जाता। बस तुमसे कुछ शर्मिंदा था और चाहता था कि तुम वाकई मेरे बगैर रहना सीख लो। मगर एक चीज़ थी जो कभी नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे बगैर रहना नहीं सीख पाया। आबिस, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो खामोश हुआ और राविया की आवाज़ उभरी, तकलीफ़ के मारे कांपती हुई आवाज़। गलती तुम्हारी नहीं थी, ये सब ऐसे ही लिखा था। और आज एक बार फिर उसने राविया को कसूरवार नहीं ठहराया था। वो बेबसी से सर झटक कर रह गई। थोड़ी देर पहले अपने जहन में आने वाले ख्याल पर शदीद गुस्सा आया था। इस शख्स को छोड़ने का सोच रही थी वो। वाकई मुझे बताते तो सही कि पेंटिंग्स आप भेजते रहे हैं। मुझे लगा था तुम समझ जाओगी। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम्हें पहले लगता था कि पेंटिंग्स को मैं भेजता हूँ, मगर अब नहीं लगता। मैंने जानकर उम्र के जिक्र किया था ताकि तुम कुछ कहो, कुछ ऐसा कि मैं मजबूर हो जाऊँ तुम्हें बताने के लिए। मगर तुम गुस्सा होकर चली गई, बस एक बात कहकर कि इन पेंटिंग्स को ज़ाया कर दोगी। मैं हमेशा जज्बाती रही हूँ, आपको पता होना चाहिए था। वो एकदम ही हल्का सा हंस पड़ी। हाँ, मुझे पता होना चाहिए था। आबिस, आपके उसने नजरें झुकाकर अपने दोनों हाथों को देखा जो वो थामे खड़ा था, फिर आहिस्तगी से उसे पुकारा। वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? लहजे में कुछ जानने का इश्तियाक था। तुम्हें क्या लगता है? वो कुछ पूरी सारियत से बोला। उसके इस सवाल पर राविया चंद पल खामोश हुई थी, जैसे अल्फाज से तरतीब दे रही हो। फिर कदरे झिझकते हुए बोली, पिछले 7 सालों में आपको कभी कोई और नहीं मिला? वो क्या कहना चाह रही थी आबिस को समझने में देर न लगी। क्यों, कोई मिलना चाहिए था? आबिस ने आहिस्तगी के साथ उसके हाथ छोड़े और नजरें चुराकर आगे बढ़ गया। उसके अंदाज ने राविया को कुछ बेचैन किया था। 7 साल एक लंबा अरसा होता है। मुझे लगता था आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे, शायद कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया होगा। वो उसके पीछे आ खड़ी हुई, जो बेड के करीब रुख मोड़े खड़ा था। मुझे तुमसे मज़ीद झूठ नहीं कहना चाहिए, एक लड़की वाकई थी राविया। वो घूमा उसकी जानिब, चेहरे पर संजीदगी रकम थी। राविया ने सदमे से उसे देखा। कौन? बमुश्किल फासदा हो पाए। बस थी एक, मुझे अच्छी लगती थी। इनफैक्ट मैं भी उसे पसंद करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी। हम शादी करने वाले थे, मगर मैं छुट्टियों पर आया और उम्र वाले मामले की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और अब वो मुझसे नाराज़ है, मगर मुझे यकीन है मैं उसे मना लूँगा। और फिर वो अपनी बात मुकम्मल करता कि राविया के ख़तरनाक तासुरात देखकर खामोश हो गया। फिर आगे बढ़े आबिस, दोनों बाजुओं को सीने पर बांध के सदमेरी से उसे तकते कहा। फिर क्या? फिर हम शादी कर लेंगे। वो बिना असर लिए बोला। मेजर आबिस? राविया तिलमिला ही तो उठी, बुरी तरह चीखी और अगले ही लम्हे आबिस खुलकर हंस दिया। बहुत बुरे हैं आप। वो सुलगी। तारीफ़ का शुक्रिया। आबिस ने सर तस्लीम खम किया। वैसे राविया, अगर वाकई कोई लड़की हुई तो फिर? वो बहुत संजीदगी से मजाक कर रहा था और राविया पछताई थी इस मौजू को छेड़कर। तो फिर उसका कत्ल मेरे हाथों तय था। एक मिलिट्री मैन की बीवी होकर इतनी तकरीब कराना सोच। आबिस ने दिलचस्पी से उसे देखकर कहा। और आप जो बड़े धड़ल्ले से दूसरी शादी के मंसूबे बना रहे हैं, वो क्या? राविया कलसी। वो उसे स्विच करने में कामयाब हो चुका था। अगर तो तुम भूल गई हो तो तुम्हें बताता चलूँगी, तुमने खुद ही ये सवाल पूछा था राविया। और क्या तुम्हें लगता है जो इतना लंबा चौड़ा इज़हार मोहब्बत अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे किया है वो मजाक था? उसने अब के संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, हो सकता है आप मजाक कर रहे हो। आपके राविया ने लब दांतों तले दबाए थे। क्या वाकई? आबिस ने दोनों बाजू सीने पर बांधते फुर्सत से उसे देखा। बिल्कुल, भरोसा नहीं है मुझे आप पर। राविया ने नजरें घुमाई। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे चले जाना चाहिए फिर। वो मसनूई उदासी से कहता है कदम आगे बढ़ा। चले जाएं, मुझे छोड़कर जाने की पुरानी आदत है आपकी। आबिस के कदम रुके, वो सूरज से पलटा था। ठीक कहा, वैसे भी आदतें बदलना एक मुश्किल काम है। अंदाज जिताता हुआ था।
آپ کو نہیں لگتا عابد صاحب مجھے بہت زیادہ پریشان کر چکے ہیں؟ شروع کس نے کیا تھا؟ ہاں، ساری غلطی تو میری ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ صحیح بات کی ہے، ویسے غلطی تمہاری ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ عابد! وہ پیر پٹک کر چلائی۔ مجھے نا بات ہی نہیں کرنی آپ سے، خالہ جان کے پاس جا رہی ہوں میں، رہیں اکیلے۔ کہتے ساتھ اب وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پیچھے عابد سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ وہ جس طرف سے راویہ کا دھیان ہٹانا چاہتا تھا کامیاب ہو گیا تھا، مگر ایک چیز تھی جو اسے اب کرنی تھی، ایک ایسا کام جو بہت ضروری تھا۔ آج ایک شخص کی وجہ سے راویہ کو بہت تکلیف پہنچی تھی، اور اب اس ایک شخص تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا کہ عابد حیدر علی اپنی بیوی کے معاملے میں ہونے والی کوتاہی معاف نہیں کرتا۔ یکدم ہی اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، ہر تاثر سے عاری، آنکھوں میں یکدم ہی شعلے سے پھوٹے تھے۔